चल चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन आउट हियर. यस, नो. सो टुडे इज द डे 1. जो रेगुलर वाले हैं, जो मई 25 जिनका एक्चुअल पहली बार इनिशियल अटेम्प्ट आ रहा है, उनको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है ना. बाकी आप देख लो. जो बच्चे, कितने बच्चे जो अभी इसमें जो ज्वाइन हो रहे हैं वो सभी, मतलब कल या परसों में जिनका रिजल्ट आया था, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं ऑनलाइन में प्लीज जिनका रिजल्ट आ चुका है? आप दोनों नए हो क्या? ओके, चलिए. So myself Harshit Dwivedi and I am going to take care of your paper number 1, that is advanced accounts, 100 marks, complete accounts and all the accounting standards. मेरी एक रिक्वायरमेंट आपसे सिंपल इतनी रहेगी कि अपनी इस बैच में एक सेपरेट कॉपी मेंटेन कर लेना, जिसमें अपन क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं. करीबन 100 आवर्स की जर्नी होने वाली है और 10 अप्रैल तक मैं भी फ्री कर दूंगा आपको. ओके, नाउ अभी अपने को करना क्या है, मैं एक ओरिएंटेशन वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मेरा, जिसमें मैंने डिटेल बता दी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है. बस मेरी 2 रिक्वेस्ट आपको फॉलो करनी. इफ यू रियली वांट अ स्कोर इन एडवांस अकाउंट 70+, फर्स्ट कॉपी बना लेना, और वो डेडिकेटेड कॉपी है ना. सेकंड, बी इंटरेक्टिव इन द क्लास, मतलब वेदर यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन. संडेज को अपन लाइव एट होम पे रहेंगे, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था. 3.5 घंटे, 1-2 घंटे, फिर आधा घंटा का ब्रेक, फिर 1.5 घंटे, ऐसा कुछ. ठीक है, अकॉर्डिंगली. ओके, सो लेट्स बिगिन. आज हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं. मैंने आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दी थी कि ये अपना कुछ नंबर ऑफ आवर्स हैं, मेजर चैप्टर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसमें मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी. ठीक है, तो मैं सबसे पहले, सिंस इट इज अ क्रैश बैच, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ऑल दोस टॉपिक्स जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहते हैं, है ना. मैं मान के चल रहा हूं, एक बार आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुना सुना सा रखा है कि नाम तो पता है कि AS19 जैसे मैंने आपको बोला, तो आपके मन में लीज का आ जाना चाहिए प्रश्न कि भाई यार लीज तो है, कुछ तो नाम लीज का होता है. ठीक है, नाउ सो नई घोड़ी नया दाम. वैसे ही अपन नई चैप्टर में नई पीडीएफ, नहीं पीडीएफ क्या, नया फोल्डर. और जो लोग भी ब्रेक में जाएं, सागर सर की और मेरी बैच के बीच में, विद इन 5 मिनट्स आ जाएं. हम अपन वर्ल्ड टूर पे नहीं निकले हैं. और स्टार्ट करें. जो भी हम चालू कर रहे हैं, भगवान आशीर्वाद दे अपने को कि अपन इस बार 70 पार, है ना. बाकी जरूरी नहीं कुछ भी जीवन में. ये हैंड रिटन नोट्स मेरे एक डेडिकेटेड एडवांस अकाउंट का चैनल है, क्लास के बाद मैं आपको भेज दूंगा. सो आवर फर्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19. हेडिंग डाल लीजिएगा. लिखना भी है, बहुत सारा लिखना है, कॉपी लानी पड़ेगी, मैंने आपको बोला भी था. ठीक है, अकाउंट, बेटा आवाज आ रही कि नहीं ऑनलाइन? एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज. डन, ठीक है. ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं ना, मेरे को बस याद रखना, जब भी मैं पूछूं हाँ या ना, तो आपको या तो वाई टाइप करने का या तो एन टाइप करने का. लाउड एंड क्लियर, यस नो. सो तो नहीं गए अभी, तो कुछ पढ़ा ही नहीं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19, दैट इज लीजेस. लीजेस का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपली बात बताऊं. सबसे पहली बात, मैं आपके सिलेबस को थोड़ा सा इंटीग्रेट करना चाहूंगा, थोड़ा सा नॉलेज आपको देना चाहूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 1.5 घंटे आपस में बात करने के अलावा बाकी जो भी करना है करो, बस आपस में बात मत करो, मुझे सुनो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 क्या बात कर रहा है? लीज के बारे में. सर लीज क्या होता है कि आपने एक असेट का राइट ऑफ यूज ट्रांसफर किया है, ना कि ओनरशिप. यार आपको असेट चाहिए, हाँ, या तो आप उसको परचेज कर सकते हो, या फिर आपके पास उस असेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर हो सकता है.
दिस इज कॉल्ड, अगर आपको राइट ऑफ यूज मिला है तो वो ट्रांजेक्शन हो जाता है लीज का। किसका हो जाता है बेटा? लीज का। और अगर आपके पास ओनरशिप आ गई उसकी बाय वे ऑफ पेइंग समथिंग और एक्सचेंजिंग समथिंग, तो वो आपका असेट परचेज कहला जाएगा। अगर असेट परचेज किया है तो वो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में। और अगर आपने असेट का राइट ऑफ यूज लिया है तो वो जाएगा कहां पर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 में। मैं एक बार वापस से एक बात रिपीट कर देता हूं, जो भी लोग ब्रेक लें 4:35 के अंदर क्लास में आ जाएं, उसके बाद अलाउड नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, तो आप बाहर जाओ क्लास के, ये चुपचाप बैठ जाओ इधर आके। ठीक है, चलिए। और हाँ, अपना लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इस एएस में या जो भी चैप्टर्स होंगे हम हैशटैग्स में डील करेंगे। मान लीजिए हैशटैग 1 मतलब कंसेप्ट नंबर 1, हैशटैग नंबर 2 मतलब कंसेप्ट नंबर 2। ऐसे करते करते अपन बहुत सारे हैशटैग्स कर लेंगे, और जितने हैशटैग है मतलब उतनी चीजें अपने को कवर करनी है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको सिंपल इतना बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 डील्स विद दी लीजेस। लीज का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी ने राइट ऑफ यूज ऑफ पर्टिकुलर असेट ट्रांसफर करा है, सो दैट कवर्स अंडर दी ट्रांजेक्शन कॉल्ड एज लीजेस, और यहां पर एएस 19 एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब इसका मतलब सर राइट ऑफ यूज मिला। अब राइट ऑफ यूज जो आपको मिल रहा है, हो सकता है सिंगल पेमेंट में मिल जाए, एक बार में। मतलब हो सकता है आपने पहले ही बार में पेमेंट किया, सिंगल पेमेंट की वजह से आपको राइट ऑफ यूज मिल गया। हो सकता है देयर में बी सीरीज ऑफ पेमेंट्स, यस नो? सीरीज ऑफ पेमेंट मतलब हर ईयरली आप कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहे हो सकता है लीज टर्म आपका 25 ईयर्स है। लीज पे आपने एसेट लिया कितने ईयर्स के लिए बेटा? 25 ईयर्स तक हर साल आपको लीज का सीरीज ऑफ पेमेंट आप पे करते जा रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग राइट ऑफ यूज। ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो सबसे पहला हैशटैग डालो, और प्लीज लड़के हो या लड़कियां 2-3 पेन लेके आना कलर के। अरे यार ये नहीं हो पाएगा। तो जरूरी कुछ भी नहीं है, जरूरी कुछ भी नहीं। अगला लाइन तुम्हें पता ही मैं क्या बोलने वाला हूं, रहने दे। चलो ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं गनीमत है हर्षित सर वो नहीं करवा रहे हैं क्या? वीडियो ऑन, 2-4 जने तो परेशान ही हो जाए। यूज ऑफ असेट, किसी भी असेट को यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाय मेकिंग सिंगल पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट्स। नाउ इसके दो पार्टले करने हैं। दो पार्टले मतलब दो पार्ट्स। एक में आएगा बेटा सिंगल पेमेंट, या तो हमने क्या किया सिंगल पेमेंट, या तो क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में सीरीज ऑफ पेमेंट हो रहा है। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट से मैं मुझे बता देना स्पीड कैसी है। ठीक है, नाउ सिंगल पेमेंट या तो सीरीज ऑफ पेमेंट, वेदर देयर इज सिंगल पेमेंट। अगर सिंगल पेमेंट के थ्रू आपको राइट ऑफ यूज मिल रहा है, इट इज कवर्ड, इट इज कॉल्ड, इट इज नॉट इवन कवर्ड, इट इज कॉल्ड एज परचेज ऑफ असेट। वन सिंगल पेमेंट मींस आपने परचेज किया है असेट। और अगर आपने परचेज किया है असेट तो आप कौन से एएस में चले गए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 पीपीई। ये डिफरेंशिएट समझ में आ रहा है? ओके, मैं आपको एक ही लाइन बोलूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर जस्ट अ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां हैं। और इनका एक बड़ा भाई भी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, इंडियस, दे आर नॉवेल रीडिंग। आपको मालूम है शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल रीडिंग में फर्क होता है। तो आप छोटी छोटी कहानियां, आपका ये पेपर बहुत आसान रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट मी। अगर आपने ये जो भी मैं करा रहा हूं इतना भी आपने बाय हार्ट कर लिया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। प्लस मेरे मस्ट टू क्वेश्चन मैं यहीं पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ओके। और पेन कोई चबाएगा नहीं क्लास में, जो भी पेन और नाखून कोई नहीं चबाएगा। सिंगल पेमेंट है सर, ये काय का हो गया? इट इज अ कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज परचेज। और ये क्या हो जाएगा बेटा? अगर सीरीज ऑफ पेमेंट है मतलब आप राइट ऑफ यूज मैनेज करने के लिए कोई सीरीज ऑफ पेमेंट्स कर रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड एज लीजेस या लीज। ठीक है, ये ठीक है, ओके।
सिंगल पेमेंट किया, मतलब आपने असेट को अक्वायर कर लिया एक पेमेंट करके, वन शॉट पेमेंट करके। यहां पर आपके पास उस असेट का क्या आ गया, कंट्रोल एज वेल एज रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। बट इस केस में दोस्तों सर साथ साथ में नोट्स बनाते चले, दो चीजें कर सकते हो, या तो आप मेरे को नोट्स बना दो, आप घर पे कर लो, या फिर आप बोलो तो मैं पहले लिख लूं फिर मैं आपको टाइम दूं, या फिर साथ साथ में। लेकिन साथ साथ में पता दिक्कत पता क्या होती है, एक रिस्क हो जाता है लिखने में ही, वो सुन नहीं पाते फिर अपन। तो मेरा जो ये तो फेवरेट दो ऑप्शन में जो दे रहा हूं, अब पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। या तो मैं लिखूंगा और फिर आपको टाइम दे दूंगा, और जहां मैं बोलूं कि जहां मुझे लगता है कि यार नहीं यहाँ पे तो आप साथ में लिख सकते हो, वहां मतलब जैसा मेरे को लगे, वो सेकंड वाला है ना, जहां मेरे को लगे। तो यहाँ पे तो अभी मेरे को लिख लेने दो, आपका फोकस पूरा यहाँ पे होना चाहिए। सर सीरीज ऑफ पेमेंट कर रहे हैं अपन, सीरीज ऑफ पेमेंट्स कर रहे हैं, मतलब कैन आई से द ट्रांजैक्शन इज ऑफ लीजेस। हमें इतना तो बेसिक यहां तक सब आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, जब लीज लीज पे आप कोई असेट ले रहे हो, राइट ऑफ यूज ले रहे हो, तो या तो उसको 25 साल, मान लो अपना एग्जाम्पल है कि अपन ने 25 साल, मैंने 25 साल के लिए एक मशीनरी ली, किससे, सिद्धार्थ भाई से। सिद्धार्थ भाई ने क्या किया, असेट का राइट ऑफ यूज मुझे दे दिया, रिस्क इन रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर कर दिया, यस नो, ठीक है। लेकिन कैन आई बिकम द ओनर नाउ, नो, बट टू मेक श्योर कि वो राइट ऑफ यूज मेरे पास रहे, मुझे इसको सीरीज ऑफ पेमेंट अगले 25 साल तक करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इन सब की कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, पेमेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। 25 साल तक मुझे इसको पेमेंट करना है, सीरीज ऑफ पेमेंट करना है, तो मेरे पास उस पेमेंट के थ्रू क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगी सर ऑफ द असेट, ठीक है। रिस्क इन रिवॉर्ड ऑफ द असेट अगर मेरे पास आ गया, लास्ट में रिस्क इन रिवॉर्ड आया, ठीक है सर, आ गया। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, सर क्या वो विद कंट्रोल आया या विदाउट कंट्रोल आया। सर ये तो डिपेंड्स है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है, कई बार लोग क्या होता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ से अपन कनेक्ट करेंगे इसको। कई बार क्या होता है, मैंने मान लो वो मशीनरी ली, अब वो जो प्लांट एंड मशीनरी मैंने इससे ली 25 साल के लिए ली, उसकी यूजफुल लाइफ ही 27 साल थी। कितनी यूजफुल लाइफ थी, 27 ईयर्स, हेलो, 27 साल की यूजफुल लाइफ थी, मैंने कितने पे ले ली, मतलब मेरे ट्रांजेक्शन में 25 साल का लीज टर्म है, 25 साल तक मैं उसको घिस रहा हूं, ठीक है। अब 25 साल बाद ऑप्शन क्या है, असेट वापस दे दो। ये क्या बोलेगा, मैं इसका क्या करूंगा, ये मेरे लिए तो स्क्रैप हो गया। बेसिकली यस नो, लॉजिकली सोच के चलना, और बेसिक कॉमन सेंस, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम बेरेक्ट के शब्द क्या पढ़ते हो, है ना। अब सुनो, रिस्क एंड रिवॉर्ड तो मेरे पास था 25 साल तक, 25 साल बाद मैं वापस गया, मैंने कहा भाई साहब मशीनरी आपकी लेने, बोले मैं क्या करूंगा इसका, 2 साल तो इसका बचा है, एक काम करो तुम ही रख लो, तुम ही रख लो, हाँ कुछ पैसे इसके बदले दे दो। ओ मतलब ऐसा भी हो सकता है लीज के ट्रांजैक्शन में कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप माइट गेट ट्रांसफर, माइट गेट, नॉट फॉर श्योर कि इट विल ट्रांसफर। आर यू गेटिंग इट, पक्का, ओके। मतलब सर ओनर से मतलब रिस्क इन रिवॉर्ड तो डे वन से ट्रांसफर हो गया, क्योंकि आपने उसको राइट ऑफ यूज दे दिया, बट ओनरशिप माइट गेट ट्रांसफर। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, अभी लिखा तो नहीं इतना, खाओ कसम, मेरी कसम मत खाओ, इट माइट बी पॉसिबल एट द एंड, इट इज नॉट फॉर श्योर कि इट विल बी ट्रांसफर्ड, ओके। तो सर यहां पे मैं लिख रहा हूं विथ कंट्रोल या फिर विदाउट कंट्रोल, ओके। और अगर यहां पे चांसेस हैं एक्वायर करने के, जिसने राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट लिया है, तो यहां पे मैं उसके साथ ऐसा भी लिख सकता हूं, अक्वायर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। सर इसका मतलब आप मुझे बता दो,
कोई एक जना, इसका मतलब क्या निकल रहा है सर? आप ये कहना चाहते हो कि सर रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हो गया डे वन से ही, लेकिन वो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ था 25 सालों के लिए, उसको आपने एक्वायर ही कर लिया एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। क्या डे वन पे फिक्स था क्या? डे वन पे ये फिक्स नहीं था। लास्ट डे जब लीज टर्म का एंड आया, वहां पर आपको ऐसा पता चला कि भाई सामने वाला क्या बोल रहा है, बोले यार तू ही रख। इज दैट क्लियर? सो अगर कोई असेट इनिशियली लीज पर जा रहा है, उसका राइट ऑफ यूज ट्रांसफर किया जा रहा है, इसका मतलब राइट ऑफ यूज अगर ट्रांसफर हुआ मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ। बट इफ एट द एंड ऑफ द ईयर कंट्रोल भी ट्रांसफर हो गया, तो कहना इसे उसने रिस्क एंड रिवॉर्ड को एक्वायर कर लिया, है ना। अभी मैंने ये भी नहीं बताया आपको कि लीज में लेसर कौन है, लेसी कौन है। मैं तो वहां जा ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक होलिस्टिकल एक रफ पिक्चर बता रहा हूं, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आया सर? अब अगर वो कंट्रोल गया साथ में, ऐसा होता है कि बीच में, अभी तुम 2 घंटे बैठे थे ना सागर सर के साथ, नहीं हुआ? ओके, विथ कंट्रोल गया तो इसको बोलेंगे दोस्तों फाइनेंशियल लीज। और अगर विदाउट कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है तो इट विल बी ऑपरेटिंग लीज। मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया, बस एक आपको एक झलक दिखाई है कि भाई व्हाट इज दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट। इट इज जस्ट अ बैकग्राउंड एंड इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। मुझे बताओ, इस इंट्रोडक्शन में ऑलमोस्ट पूरा एएस कवर हो गया। ये पूरी कहानी चल रही पूरे एएस में। पहले तो उन्होंने कहा कि एक असेट है, बोले हाँ, उस असेट का राइट ऑफ यूज हो रहा है। बोले राइट ऑफ यूज किस बेसिस पे हो रहा है? बोले सिंगल पेमेंट पे हो रहा है कि सीरीज ऑफ पेमेंट्स पे हो रहा है? सिंगल पेमेंट पे हो रहा है। सिंगल पेमेंट पर हो रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। सर सीरीज ऑफ पेमेंट्स है, सीरीज ऑफ पेमेंट है, ओके। तो सीरीज ऑफ पेमेंट का मतलब आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड डे वन पे ट्रांसफर कर दिया, यस। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करने के साथ साथ क्या आपने कंट्रोल ट्रांसफर किया? बोले नहीं सर, कंट्रोल अभी ट्रांसफर नहीं किया, बट इट माइट बी पॉसिबल हम एट द एंड ऑफ द लीज टर्म कंट्रोल ट्रांसफर कर दें, तो इट इज अ फाइनेंशियल लीज या फाइनेंस लीज, यस नो। और अगर हमने ट्रांसफर नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग लीज। ओके, बस इतना समझ में आया। मैंने अभी कुछ भी इन एस के अंदर गया भी नहीं, हमेशा एक शॉर्ट स्टोरी आपको समझाइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो अब अपने को क्या करना है, इसको हाइलाइटर इस पे मारना है और इस पे भी। इसको प्यार से लिख दो, इसको फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट करिए प्लीज। ऑनलाइन में प्लीज अगर आपको समझ में आया है तो यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लीजिए जो भी डाउट्स हैं आपके। ऑनलाइन प्लीज डू लेट मी नो, यस नो। मैंने कुछ भी ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, क्या प्रेजेंट वैल्यू लेनी, कुछ भी नहीं बताया, बस एक छोटी सी कहानी बताइए। डन? डू लेट मी नो व्हेन टू स्टार्ट, यस नो। एक बच्चे का डाउट आया है, सर ट्रांसफर का मतलब क्या है? तो कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हैं अलॉन्ग विथ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है, ठीक है। ट्रांसफर दो चीजें हो रही हैं यहां पे, इधर आगे आ जाना है यार, पक्का? चलो आगे बढ़ो। ये चार्ट क्लियर है? हैशटैग नंबर 1 पक्का? चलो हैशटैग नंबर 2, बेटा 2, जो भी हो रहा है कंट्रोल करो। हैशटैग नंबर 2, अब हम एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे बिटवीन द मोस्ट फेमस कंपनी इन एंटायर वर्ल्ड, एचडी। यस, दैट्स ग्रेट यार। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर आप AS1 की नहीं पढ़ा रहे, ये की नहीं पढ़ा रहे, एप्लीकेबिलिटी आता ही नहीं है, जान निपटते वो पढ़ लो पहले, ठीक है। नुक्ति मंगवाओ बेटा। शर्मा जी की बेटी भी आई है हमारे बीच में। ऑनलाइन वाले गेस कीजिए कौन आया हमारे यहाँ पे। वेरी गुड, ऑनलाइन वालों ने बोला बिल्कुल एग्जाम्पल आने वाला है एचडी और बडी का। नहीं बेटा, आपको अफसोस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, आप जानते होंगे, एचडी को और डॉक्टर को। ये 2 लोग हैं। डॉक्टर एक पार्टी का नाम है जिनसे हमारा लेन देन चलता रहता है, मेरा। एचडी कौन? दैट्स मी। ये कौन है? अरे ये कौन है? कंपनी है, एंटिटी है, ढोक लो। ये कौन है? एचडी।
कंपनी है, डॉक्टर नहीं है। ठीक है, मैं नाम बदल दूंगा, फिर मैं तुम लोगों के नाम लेना चालू कर दूंगा, अच्छा लगेगा। हाँ, श्रेया बोल रही कर दो। शेखू भाई आप कुछ बोल रहे हो? शेखू भाई, शेखू भाई बैठे हैं, नदीम भाई बैठे हैं, पाशा भाई घर गए हैं, तो सिद्धार्थ भी बैठा है हमारे साथ। चलो, एचडी ने डॉक्टर को क्या किया? असेट दिया। क्या दिया? असेट दिया, गिफ्ट नहीं दी, असेट दिया है टू यूज। बदले में डॉक्टर क्या कर रही है? कर रहा है, मतलब कर रही है, जो भी है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स कर रही है, पेमेंट कर रही है। ठीक है, अगर ये ट्रांजैक्शन है, कैन आई से दिस ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19? यस नो? यहां पर एचडी क्या कर रहा है? राइट ऑफ यूज दे रहा है, असेट दे रहा है यूज करने को इसको, और ये क्या कर रही है? सीरीज ऑफ पेमेंट्स कर रही है, किसको? एचडी को। सर लीज टर्म नहीं बताया, मान लो वही 25 साल, कुछ भी नहीं, 25 साल मान लो अपन, है ना, 25 साल का रिलेशन है। ठीक है, तो ये कौन कहलाएगा? लस्सी। कौन है ये? लस्सी। और ये कौन है? लेसर। ठीक है, लेसर कौन होगा? जो राइट ऑफ यूज दे रहा है, असेट यूज करने के लिए दे रहा है, दैट पार्टी इज नोन एज लेसर। एंड जो राइट ऑफ यूज ले रहा है या सीरीज ऑफ पेमेंट्स कर रहा है, दैट इज लेसी। याद रहेगा? पक्का? अब एक बात और, इफ ही गेट्स द asset from lessee, अगर क्या हो रहा है, इसने इसको असेट दिया, ठीक है, बदले में इसने इसको सीरीज ऑफ पेमेंट्स करे, तो ये तो नॉर्मल लीज का ट्रांजैक्शन हो गया। यस नो? ये बात समझ में आ गई? अब ये जो मिस्टर एचडी है, ये कौन है? लेसर। इसको क्या मिला? ही गेट्स द असेट फ्रॉम लेसी। देन, अरे सुन तो लो, पूछे ही नहीं मैंने कुछ। कंट्रोल, क्वेश्चन ऑफ सेल्स एंड लीज बैक would, question of sales and leaseback would arise। सर क्यों? बताता हूं। देखो यूजुअली क्या हो रहा है, आपको लीज टर्म के एंड में या तो असेट को पूरा वापस रिटर्न कर दो, है ना, वापस से दे दो, लेकिन मान लो लीज टर्म जो था ना, वो कुछ ही पर्टिकुलर पीरियड के लिए था, 1 साल के लिए था, और आपने, मतलब आपने इन द सेंस आपने बदले में पेमेंट किया और सामने वाले से असेट लिया और तुरंत वापस असेट को वापस दे दिया, किसको? लेसर को। तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बोलता है कि चेक करो, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सेल्स एंड लीज बैक। ठीक है, अब इसके बारे में यहां पे लिख लेना कि एक तो कोई क्राइटेरिया है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्स एंड लीज बैक। मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसने इसको बेचा और इसने इसको वापस से लीज पे दे दिया, इट माइट बी टर्निंग इट अराउंड लाइक दैट। ठीक है, बस यहां पे अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग लीज है या क्या है, बस मैं आपको सिंपल इतना बोल रहा हूं, एचडी को अगर वापस से असेट मिल गया, ठीक है, फ्रॉम द लेसी, देन क्वेश्चन ऑफ सेल्स एंड लीज बैक वुड अराइज। लीज बैक का मतलब इसने इसको बेचा बाई सीरीज ऑफ पेमेंट्स, मतलब हायर परचेस मेथड से, लीज मेथड से नहीं, हायर परचेस मेथड से। आपने हायर परचेस सुना है? क्या होता है हायर परचेस? सीरीज ऑफ पेमेंट्स ही होती है। तो यहां पे क्या हुआ, जब ये एएस बना ना, तो यहां पे एएस में पहले तो हमने इसी बेसिस पे अपना पूरा बैकग्राउंड तैयार किया, लेकिन लोग थोड़े से शाणे थे, लोग थोड़े से शाणे थे, पीएनएल में प्रॉफिट कम दिखाने के लिए क्या करते थे कि ये दिखाते थे कि हमने तो असेट बेच दी, हमारा इस पे राइट नहीं है। वो क्या करते थे, इधर सेल दिया
और वापस से इससे असेट ले लिया, तो एएस में फिर ये आया सेल्स एंड लीज बैक करके एक कंसेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बोलता है, हेलो ऑनलाइन आवाज आ रही है भैया? आवाज नहीं आ रही, एक बार कंफर्म करो। हाँ ठीक है। हाँ, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कंसेप्ट समझ रहे हैं अपन, कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी अपनी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आप जहां से पढ़ के आए हो वहां से पढ़ के चलना है अपने को। ठीक है, मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज बता दे रहा हूं, यहाँ कंपैरिजन के लिए बैठे उठ के निकल जाना। मैं आपको पूरा ऐसा कंप्लीट कराऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और पूरा ये समझ में आएगा। लेकिन आपको अगले 1.5 घंटे अपनी 1.5 अकल नहीं लगानी है। 1.5 अकल समझते हो ना? जनवरी वालों से पूछ लेना, जनवरी वालों जिनकी है नहीं वो तो फिर ठीक है। चलिए ओके, हाँ चलो, मोए मोए, यस मोए मोए। चलो बस एक चीज याद रखना, सेल किया मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, लोग क्या दिखाते थे, ऑन पेपर दिखाते थे कि भैया यहाँ पे हमने इसको असेट यूज करने के लिए दिया, बट एक्चुअल में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कहाँ पढ़ा है? AS1 में पढ़ा है। वहां पे ऐसा कुछ बोला जाता था कि आपको सब्सटेंस पे, सब्सटेंस से ज्यादा किस पे देखना है, लीगल फॉर्म पे देखना है, फोकस किस पे करना है, लीगल फॉर्म पे। एक्चुअल में वो क्या हुआ है कि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। तो याद रखना सब्सटेंस क्या है इस ट्रांजैक्शन का, मैंने आपको मान लो 1 लाख रुपए का असेट दे दिया, ठीक है, तो कहना ही से असेट मैंने आपको दिया, आपकी तरफ से मेरे पास क्या आ गया, आपकी तरफ नहीं, मेरी बात सुनो पहले, मैंने इसको क्या किया, असेट दे दिया। ठीक है, असेट जैसे ही मैंने इसको दिया और इससे बदले में क्या ले लिया, 1 लाख, ये तो नॉर्मल सेल का ट्रांजैक्शन हो गया। ऑन पेपर ये सेल का ट्रांजैक्शन दिख रहा था, ठीक है सर, मैंने ऑन पेपर ये दिखाया ही नहीं कि सेल में हुआ है कुछ, मैंने सिर्फ इतना दिखा दिया कि मैंने इसको यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, और बदले में सीरीज ऑफ पेमेंट्स ले रहा हूं और असेट वापस से लीज बैक करा दिया। तो वहां पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? पहले आप नॉर्मल सेल दिखा रहे हो, बाद में लीज पे वापस ले रहे हो एसेट, क्यों कर रहे हो? जस्ट टू मैनिपुलेट द बुक्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ने बोला कि आपको यहां जाना है। अब इस डिस्कशन को अपन कहां पे रोक रहे हैं, यहां पर। इट विल बी डिस्कस्ड इन सॉरी इन नहीं, आफ्टर FL एंड OL। अब मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी ये समझाने के लिए कि व्हाट इज FL एंड व्हाट इज OL। ये समझ में आया? अच्छा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब एक चीज मैं आपको सिंपल बोलूं तो रियलिटी ओवर लीगैलिटी है ना। लीगल फॉर्म तो जो दिख रही है ऑन पेपर वो तो ठीक है, लेकिन तू कर क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है, यस नो। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म इतना याद रखना, 100 बात की एक बात, सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये वाला जो पार्ट है, इसने इसको दिया और इसने वापस से इसको दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स एंड लीज बैक। ये क्यों आया कंसेप्ट, ड्यू टू सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। याद रखना, इतना याद रहेगा, इतना चार्ट बना लो फटाफट से, क्विक। सर रिनोवल, अगर आपने लीज का पेमेंट किया है लीज का पेमेंट किया है सीरीज में, तो ही AS19 आएगा, और उसमें भी ये चेक करना रहेगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन सेल्स एंड लीज बैक का है, तो क्या AS19 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सेल्स एंड लीज बैक अपन कौन से AS में चेक कर रहे हैं बेटा, 19 में। ठीक है, टोटल 7 हैशटैग हैं CS में। ठीक है, 7 हैशटैग बना लिया, चालू करें आगे। ओके डन सर। ओके, मतलब यहां तक आपने ये समझाया कि लीज ट्रांजैक्शन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्स एंड लीज बैक। मैंने आपको अभी तक इस एस में फ्लो में क्या बताया, ध्यान से समझना कि मैंने आपको एक ही चीज समझाई। पहला, लीज होता क्या है, अगर लीज कब होगा, जब देयर इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट। सीरीज ऑफ पेमेंट है तो वो लीज हो जाएगा कब, विदाउट कंट्रोल में या विद कंट्रोल में। सर दोनों केस में हो सकता है, विदाउट कंट्रोल है तो ऑपरेटिंग लीज होगा, और विद कंट्रोल होगा तो
फाइनेंशियल लीज होगा सर, लेकिन सिंगल पेमेंट हुआ है तो फिर AS10 लग जाएगा। देयर इज अ परचेज ऑफ असेट, नॉट राइट टू यूज ऑफ असेट। यहां तक क्लियर आ गया था। फिर मैंने आपको इसी चीज को थोड़ा सा और एग्जैजरेट किया, और थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हुए मैंने ये बताया कि आपको देयर इज, यू हैव टू चेक कि ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स है, ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये सीरीज ऑफ पेमेंट हायर परचेज बेसिस पे तो नहीं है, तो फिर इसकी रियलिटी चेक करनी पड़ेगी। दैट इज टू चेक वेदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की पॉलिसी क्या है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। उसको चेक करो और उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करो कि क्या वहां पे सेल्स एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन तो नहीं है। अगर वो है तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में सेपरेटली सेल्स एंड लीजबैक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगा दो। समझ में आया? ओके, मतलब सर हम ये समझ गए कि लीज क्या है। लीज में याद रखना है कि सर सीरीज ऑफ पेमेंट्स हो रहे हैं। ओके, विद कंट्रोल फाइनेंशियल लीज, विदाउट कंट्रोल ऑपरेटिंग लीज। याद रहेगा इतना? डन। आवाज आ रही ऑनलाइन? ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो इस पूरे ड्रामे में, ऑल माई वंडरफुल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस पूरे ड्रामे में आपको एक चीज चेक करनी है कि क्या वो ट्रांजैक्शन सेल्स एंड लीजबैक का है कि नहीं। यस नो? ओके सर, हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेल्स एंड लीजबैक का है? एग्जाम में वो पूछ लेगा कि क्या बताना है, हमें उतना ही जवाब देना है। मतलब आपने इन ऑल एक पूरी शॉर्ट स्टोरी पूरे प्रैक्टिकल हिसाब से बताई है। ये बात समझ में आ रही तुमको? इससे ज्यादा है ही नहीं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब मुझे आपको एक एक करके सारी चीजें डिफाइन करनी है। पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही था, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही सबको? पक्का? अरे हाँ है ना? तो तुम मरे लोग क्यों, क्या चाय पियोगे? पी के तो आओगे ना नीचे से ऑनलाइन। समझ में आया? ये पूरा क्या नहीं पी? हाँ ठीक है, ये पूरा ये समझ में आया। यही पूरी कहानी है। कितने लोगों को दिमाग में घुस गया अभी ये? पूरा यही है, इतना ही था, इतना ही था। हाँ पक्का? जो लोग वो वाले बैठे, कौन से? हाँ जनवरी वाले, उनको आया कि नहीं? मई वालों को तो आ गया होगा, मई वालों ने तो अभी पढ़ा था। पक्का? हाँ, क्योंकि क्या है, आप वापस से फीस भर के पे करके देख रहे हो तो फिर मतलब ऐसा लगता है कि, है ना। सेल्स एंड लीज बैक रिपीट कर दो। अभी के लिए बेटा मैंने सिर्फ इतना बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्स एंड लीज बैक। ठीक है, उसका एक पूरा एक हैशटैग है, हैशटैग नंबर 7 सबसे लास्ट में। ठीक है, हमें उसको चेक करना रहेगा इस पूरे ट्रांजेक्शन में, अगर क्वेश्चन में पूछा एग्जाम में। ठीक है, अच्छा ये पूरा समझ में आ गया। अब आती है नंबर 3, या इसी में एक बात आ जाएगी। तो सर AS19 लीज होता क्या है? तो लीज की परिभाषा में लिखता हूं जब तक लाइट नहीं आती। ओके, सो लीज इज अ एग्रीमेंट। क्या है? लीज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन whom? Two parties. Lease is an agreement between two parties. One gets right to use of asset and another party gets consideration or series of payments for a specific period of टाइम। बोलो अब तुमको ये डेफिनेशन समझ में आ रही? वापस से सुनना। लीज इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज whereby one party gets right of use of asset and another gets the consideration or series of payments, yes no, for particular period या specific period of time, जिसको हम लीज टर्म बोलते हैं। ये बात पूरा समझ में आ गई? बैठ गई? कुछ रटने की जरूरत है क्या? नहीं। चलो, ये अपना हैशटैग नंबर 2 खत्म हो गया पूरा। इतना ही था बस। पूरा क्लियर है? क्रिस्टन क्लियर है? ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। यहां तक में कोई दिक्कत?
फटाफट से एक बार वापस से रिकॉल करेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हैशटैग नंबर 1, हैशटैग नंबर 2। हैशटैग नंबर 1 में हमने क्या सीखा? सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूज ऑफ असेट। यूज ऑफ असेट इज सिंगल पेमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 बिकॉज इट इज परचेज ऑफ असेट। देन वापस यहां पर सीरीज ऑफ पेमेंट हो रहा है। सीरीज ऑफ पेमेंट हो रहा है मतलब यूज ऑफ पेमेंट के लिए आप हर साल कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट पे कर रहे हो। यस नो? सो दिस इज कॉल्ड लीज। ओके सर, इसमें ना रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर तो हो रहा है, साथ ही साथ कंट्रोल ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर कंट्रोल भी साथ में ट्रांसफर हो गया तो इट इज नोन एज ओके। और अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो ऑपरेटिंग लीज है, मतलब इट इज अ लीज। ओके, एक और चीज हमने देखी थी, अगर परचेज किया असेट तो परचेज करने के साथ साथ क्या होगा? कंट्रोल और रिस्क एंड रिवॉर्ड सेम टाइम पे ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं परचेज ऑफ असेट, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पीपीई में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हैशटैग नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि लीज की डेफिनेशन होती क्या है, और साथ ही साथ मैंने ये बताया कि सेम ट्रांजैक्शन अगर है तो इस ट्रांजैक्शन के दौरान आपको एक चीज चेक करनी है, और वो चीज क्या चेक करनी है? कि क्या वहां पर इंडिकेशन है किस चीज का? सेल्स एंड लीज बैक। यस, ओके। और उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन याद कराई, और डेफिनेशन कितनी आसान थी। लीज इज द एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर एंड एचडी, मतलब टू पार्टीज, लेसर लेसी। उसमें से एक पार्टी गेट्स राइट ऑफ यूज, अनदर पार्टी गेट्स consideration or series of consideration for specific period of time which is known as lease term। हैशटैग नंबर 3 पर आ जाते हैं फटाफट से। 3 ये इसी में था। हैशटैग नंबर 3। सर हमें लीज समझ में आ गया, हमें बैकग्राउंड समझ में आ गया, अब ये बताओ टाइप्स ऑफ लीज क्या है। तो हेडिंग, आप बहुत स्मार्ट हो बच्चों। टाइप्स ऑफ लीज। और मैं आपको बोलूं हैशटैग 2 में पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। S19 इतना ही था, इतनी छोटी कहानी थी, इतना सा था। क्या है, तेरी जैसे था ये, नहीं तू ज्यादा छोटी है। ठीक है चलो चुप। टाइप्स ऑफ लीज, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। ऑल दो हमने वो पढ़ लिया है, अब मैं बताऊं। अब अपने को पता क्या देखना है, कौन सा वर्ड क्या बात करता है, उसके बारे में देखना है। सिंपल। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही कि नहीं? नहीं, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करता, मैं तो सब अच्छे बच्चे हैं अपने, क्या है, फाउंडेशन से ही बच्चे हैं सब लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीज। टाइप्स ऑफ लीज में मैंने आपको हैशटैग 1 में क्या लिखाया था? सर विदाउट कंट्रोल और विथ कंट्रोल, क्या? रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो टाइप्स ऑफ लीज में लिखना राइट ऑफ यूज द असेट सर हमें रिवीजन कैसे करना है? इसी से करना है, और आप बोलोगे तो मैं रिवीजन लेक्चर पब्लिक भी करता जाऊंगा हर एएस के। ठीक है, डन। रुक रुक के आ रही बेटा, एक बार आप एग्जिट करो और वापस आ जाओ, मे बी ऐसा हो सकता है समटाइम्स। ओके सर, विदाउट कंट्रोल कौन है? वेरी गुड यार, स्मार्ट पीपल। एंड विथ कंट्रोल, बहुत डिफिकल्ट नाम है ना, बहुत डिफिकल्ट नाम है ना, गेस करना। फाइनेंशियल लीज। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन तो तुम बता ही नहीं सकते, मालूम क्या है? ऑपरेटिंग लीज इज द लीज विच इज नॉट अ फाइनेंशियल लीज। वाह यार, अभी बता दो फाइनेंशियल लीज क्या होती है। मैं मार दूंगा अगर ये बोला विच इज नॉट। बहुत मारूंगा तुम लोगों को। चलिए देखेंगे क्या होता है। अपने को क्या पता, अपने को तो आती है नहीं है, तो अपन सीख लेंगे। सो लीज, ऐसी लीज, कैसी? ऐसी विच इज नॉट अ फाइनेंशियल लीज। ओ नाइस, ओके। तो सर फाइनेंस लीज क्या है? बोले वो नहीं पता सर, वही तो नहीं आ रहा है। वो आ जाता तो हम बैठते हैं यहाँ पे। यार आप सच्चाई बोल देते हो मुंह पे यार, मेरे को नहीं खेलना, मत खेल। हाँ वो एक ही बात है, एचडी को गायब करें थोड़ा सा।
ओके, चलो फाइनेंस लीज समझ में आया क्या है ये? जो ऑपरेटिंग नहीं होगी डेफिनेटली। एक तो आपको ही पता चल गया, देखो स्मार्ट पीपल्स। सर ऑपरेटिंग लीज क्या है? जो फाइनेंस लीज नहीं है। फाइनेंस लीज क्या है? देयर आर 5 इंडिकेटर्स, 5 इंडिकेटर्स आपको ध्यान रखने। कितने? ओनली 5। ये पांचों इंडिकेटर्स आपको इंडिपेंडेंटली चेक करने हैं। व्हेन आई से इंडिपेंडेंटली चेक करने मतलब एक एक, इनमें से कोई भी अगर हो गया इंडिकेट कि नहीं 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 ये कंडीशन मैच हो रही है, तो फिर ये क्या हो जाएगी? लीज, फाइनेंस लीज। अगर इन पांचों में एक भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग लीज। मतलब ऑपरेटिंग लीज का बहुत क्लियर आवाज आएगी कि है ऑपरेटिंग लीज क्या है, फाइनेंस लीज जो नहीं है। तो फाइनेंस लीज क्या है? 5 इंडिकेटर्स, 5 कंडीशंस, 5 कंडीशंस चेक करना है। ये पांचों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड हो गई, फाइनेंस लीज। अगर एक भी नहीं हुई, ऑपरेटिंग लीज। खत्म। खत्म कहां? भी पांचों बार लिखा ही कहा आपने यार, किसी बातें करते हो। दिखवा रहा हूं, यार समझ में? पक्का? खाओ तुम कल्याणी की कसम। हाँ ऐसे मैं सबको मार दूंगा, सिर्फ मैं ही बचूंगा लास्ट में, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर है, तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन ना देर आर 5 इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का एक और मतलब होता है कंडीशंस, जिनसे हमें पहचान में आ जाए। इंडिकेट कर रहा है मतलब ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है, ऐसा सुनते हो ना? इंडिकेटर का मतलब क्या होता है हिंदी में? बताओ। कुछ बोला इसने, फ्रूटफुल बोला कुछ, हंस क्यों रही है भाई यार लड़की? हाँ भाई। ओ, AS28 चल रहा है ना? थैंक गॉड। नहीं नहीं 19 चल रहा है, ऑफेंड मत हो। हाँ, और पांचों में से पांचों गुण मिल गए तो भी फाइनेंस लीज। दो मिल गए मतलब यहां तो एक भी मिल गया तो भी फाइनेंस लीज। यस नो? चलो फटाफट से लिखते हैं पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, ये बना लिया क्या बेटा? ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है आदर्श, मुझे नहीं आइडिया है बेटा, ये आप जो भी बात कर रहे हैं। ठीक है, पांचों मिल गए तो सर्वगुण संपन्न। ये तुम्हें असीम सर की क्लास लग रही है क्या? इतनी भयंकर हिंदी बोलते हो तुम लोग। चलिए पहली कंडीशन, पहली वाली देखते हैं कंडीशन, जहां पे हम लिखेंगे लेसी बिकम्स, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, लेसी बिकम्स ओनर ऑफ असेट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली एट द, मैंने ऑटोमेटिकली बोला बेटा, एट द एंड ऑफ लीज टर्म। कैन आई से इट इज नथिंग बट द कंट्रोल हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब आप मुझे बताओ, आपको जो मैंने शॉर्ट स्टोरी बताई उससे आप रिलेट करते चलना जो अपन ने अभी तक का डिस्कशन किया। अब आपको थोड़ा मजा आने लगेगा इसे इसमें, ठीक है? अभी तक तो इससे पहले तो भयंकर ऐसा था कि छोड़ दो इसको, ठीक है? और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कल जब अपना एएस खत्म हो रहा होगा, कल ही खत्म है, बस इतना ही है, 4 घंटे मैक्सिमम। लेसी बिकम्स दी ओनर ऑफ द असेट ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। मतलब लीज टर्म 25 साल का था और डॉक्टर ओनर बन गई तो कौन हो जाएगा? फाइनेंस लीज हो जाएगी। मतलब कहना से अब कंट्रोल ऑफ द असेट किसके हाथ में चला गया? डॉक्टर के हाथ में चला गया। यस नो? ओके, पक्का याद रहेगा? ओके, नंबर बी, लेसी becomes the owner of asset at the end of लीज टर्म। सर ये तो सेम ही हो गई। बाई मेकिंग नॉमिनल
पेमेंट। इसको हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं बेटा बार्गेन प्राइस। क्या बोलते हैं? बार्गेन प्राइस। चलो लिखो लिखो लिखो, दोनों लिखो, फिर मैं इनको एक्सप्लेन भी करता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको, हाँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, कंफ्यूजन ना रहे। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती बेटा। वैसे मुझे बेटा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरे से बड़े हो एज में, है ना? हाँ चलो अभी ध्यान से सुनो। ओए इधर, पहली वाली क्या है? लेसी बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ, ऑटोमेटिकली एट द ओनर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। मतलब आपने ऐसा कुछ लीज टर्म में ही मेंशन कर दिया है, जो लीज एग्रीमेंट हुआ जिसके बेसिस पे लीज का ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ है, उसी में ऐसा है कि भाई एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी ऑटोमेटिकली विल बिकम दी ओनर। तो कहना इसे वो तो पहला ही इंडिकेटर हो गया कि भाई एग्रीमेंट में ही है तुम्हारे। यस नो? ओके, एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म सामने वाला ओनर बन रहा है। उसमें तो ऐसा है कि इट हैज द ऑप्शन कि भाई पेइंग 2 लाख रुपीज द लेसी कैन बिकम दी ओनर ऑफ द एसेट। ओके, अच्छा फिर इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। मान लो एसेट थी 30-35 लाख की, आपने लास्ट में 2 लाख रुपए देके ओनर बन सकते हो। ओ मतलब ये भी फिर फाइनेंशियल लीज हो जाएगी अगर उसने 2 लाख पे कर दिए। यस नो? और 2 लाख पे नहीं करे तो फिर वो ओनर नहीं बना। सर वो ओनर नहीं बना तो ऑपरेटिंग लीज हो जाएगी। पक्का? दोनों कंडीशन क्लियर है? ओके, आते हैं तीसरी वाली पे। यूजफुल लाइफ ऑफ asset, useful life of the asset is, ये एक मिनट, ऑलमोस्ट इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ। यूजफुल लाइफ ऑफ द asset is almost equal to economic life of asset. What is this economic life of asset? क्या क्या क्या? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एनी एसेट, कि भाई इतना इससे ज्यादा चलती नहीं है एसेट, है ना? एस्टिमेटेड लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ। ओके ओके, और यूजफुल लाइफ जो हम एस्टिमेट करते हैं, इट इज एन एजम्पशन। यस नो? एज पर AS 10। ओके सर, सीरीज ऑफ पेमेंट और इसमें डिफरेंस क्या होगा? कौन से बी वाले पॉइंट में पूछ रहे हो बेटा? हाँ सर, आप तो बोल रहे थे कि सीरीज ऑफ पेमेंट होंगे, है ना? तो यहां पे पता क्या हो रहा है, ये बी वाले पॉइंट में ऐसा हो रहा है बेटा कि मान लो जो HD है और ये है बडी नहीं यार, डॉक्टर है, 25 साल के लिए क्या दिया? एसेट दिया टू यूज। हर साल सीरीज ऑफ पेमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है? प्लस लास्ट ईयर मतलब 25th ईयर में 2 लाख रुपीस पे कर देना। और ये मान लो सॉरी, अगर ये 25 लाख की नहीं, इसको अपन कर देते मान लो 1 करोड़ की एसेट है, ठीक है? मतलब 1 करोड़ के भी आप पे हर साल 25 साल तक सीरीज ऑफ पेमेंट्स आप कर रहे हो, प्लस आपने 2 लाख रुपीस पे कर दिए। दिस इज, तो ये भी तो एक तरह से सीरीज ऑफ पेमेंट ही कहला रहा है, क्योंकि आपने लास्ट ईयर जो आपकी सीरीज में आ रहा था वो तो पे कर ही दिया, अलॉन्ग विथ लास्ट ईयर आपने 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर दिए। इज दैट क्लियर आदर्श? योर डाउट हैज बीन क्लियर्ड और नॉट? यस, तो फिर हु विल बिकम द ओनर? बिकॉज कंट्रोल हैज बीन ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद द रिस्क एंड रिवॉर्ड। बेटा आपका नाम क्या है और आपका? सॉरी, कोया। आप व्हाट्सएप पे अपनी बात हुई वही हो क्या आप? ओके ठीक है। क्या नाम याद नहीं रहा तो मैं ब्लैंक रहूंगा। जैसे ये मधु मैडम है, वो शर्मा जी हैं, नदीम भाई बैठे हैं आपके आगे, बीच में शीखू भाई बैठे, तो ऐसे नाम पता रहे थे। ऋषि सोनी है ना, और हमारी बैच के सबसे होनहार बच्चे महेश्वरी जी, है ना, और सबकी बुआ भी बैठी है हमारे बीच में,
द वन एंड ओनली श्रद्धा। बेवड़ी अभी आई नहीं है, ऑनलाइन है। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निराली जी। और एक बच्ची है जिसका नाम हम सब भूल चुके हैं, वी डोंट नो। डी। अच्छा ये वाली बात तो मैंने आपको बताई नहीं। इकोनॉमिक लाइफ एंड यूजफुल लाइफ में क्या डिफरेंस है? सर इकोनॉमिक लाइफ एक तरह से एक माना जाता है इंडस्ट्री नॉर्म के हिसाब से कि दिस इज द लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, जैसे आप एक फोन लेते हो, फोन फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी असेट है, पहली बात तो वो असेट है ही नहीं। कार लेते हैं, चलो मर्सिडीज ले लेते हैं, मर्सिडीज चलेगी, ठीक है, अपन ने मर्सिडीज ली। अच्छा, मर्सिडीज ले ली और मर्सिडीज की यूजफुल लाइफ मान लो इंडस्ट्री नॉर्म के हिसाब से कितनी साल है? 10 साल। मार्केट ट्रेंड में आपको मालूम है ना 10 साल होती है, ठीक है। तो दैट इज द इकोनॉमिक लाइफ। बट उसकी यूजफुल लाइफ तो आप उसकी यूजेस पे डिपेंड करेगा ना, एज पर एस 10, यस नो। तो दिस इज यूजफुल लाइफ अलग बात होती है, इकोनॉमिक लाइफ अलग बात होती है। बट एस 19 बोल रहा है, हम इसकी एस 19 बोल रहा है कि अगर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ। अब सर ये वर्ड क्या है? ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट का मतलब यहां कहीं डिफाइंड नहीं है, कहां पर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पर। तो फिर प्रैक्टिस में क्या होता होगा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे जाएंगे, और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब आईएफआरएस पे जा रहे हैं, इंड एस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हम जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे तो वो बोलते हैं भैया मेजर लाइफ ऑफ द एसेट। बोले अगर मेजर लाइफ ऑफ द एसेट है तो बोले मेजर लाइफ ऑफ एसेट का मतलब क्या हुआ? पहली बात आप समझ रहे हो ये वर्ड डिफाइंड नहीं है आपके एएस में। कौन सा? द वर्ड कॉल्ड एज ऑलमोस्ट। ये ऑलमोस्ट वर्ड का मतलब कहां पे है? आईएफआरएस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एएस में नहीं है। इंड एएस भी एक तरह से मान के चलो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, बट मैं बोलूंगा आईएफआरएस ने उठाया है, बिकॉज इंड एएस भी आईएफआरएस से ही अडॉप्ट किए हैं, याद रखना। तो मैं जब भी बोलूं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आप मान लेना आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ओके, वहां पर क्या दिया हुआ बेटा? वहां पर ऐसा दिया है कि ऑलमोस्ट का मतलब मानते हैं मेजर लाइफ ऑफ द एसेट। तो बोले मेजर लाइफ ऑफ द एसेट मतलब 75% या उससे ज्यादा। कितना? ओके, याद रहेगा इतना? चलो मैं लिख दूं, यहां पे लिख दे रहा हूं भाई, देखो नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए। मेजर लाइफ ऑफ द एसेट दैट इज हाउ मच? 75%, याद रहेगा। चलो अब आ जाते हैं डी पर। ऑनलाइन में यस नो? चलिए डी वाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। सर ये लीज पेमेंट्स क्या होते हैं? सीरीज ऑफ पेमेंट्स, याद आया? अब मैं ना हर चीज वो शॉर्ट स्टोरी से रेफर करा रहा हूं, नाखून खाते हुए, ठीक है। जो भी खा रहा था, क्यों देखना है सबको? नाखून खाते हुए देखना तुम्हें लोगों को, तो सब पीछे पलट के देख रही। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज, फिर से लिख दिया इनने, ऑलमोस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। जितना आपने लीज पेमेंट्स का हर साल पेमेंट कर रहे हो, अब मुझे एक बात बताओ, आप पेमेंट करोगे लीज पेमेंट्स का कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यस नो? क्योंकि आज के लिए बात हो रही है, सालों सालों के लिए बात हो रही है, सालों के लिए बात हो रही है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स बहुत सारे हैं, और आज आपको क्लासिफाई करना है इसको कि वेदर इट इज ऑपरेटिंग लीज और, so you need to consider what? time value of money, that is the discounting factor, जिसको अपन cost of capital भी बोलते हैं एफएम में, यस नो? ओके, तो बोले कि जो प्रेजेंट वैल्यू उस फैक्टर से आप निकाल रहे हो ना, उन सब का टोटल करो, और वो अगर ऑलमोस्ट इक्वल टू है किसका? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। अब मैं आपको बोलूं व्हाट इज द फेयर वैल्यू। सर आज मैं मान लो ये मेरा फोन है, ठीक है, ये मेरा एसेट है, ये मैं एसेट अगर बेचने गया तो मुझे एक बात बताओ कितना आ जाएगा? हाँ, जितनी भी प्राइस मिली दैट इज द फेयर वैल्यू, दैट इज द एसेट एट विच इट इज रियलाइज्ड, रियलाइजेबल वैल्यू।
है ना, इट इज नॉट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मैं बोल रहा हूं जिसने पे बिक जाए, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट, और वो वाले जो टर्म्स होते हैं ना, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, कौन से अंग्रेजी जिनकी ज्यादा अच्छी होती, तो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट फॉर एट विच असेट इज रियलाइज्ड, और मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। याद रखना नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेबल वैल्यू होगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है मालूम आपको? मान लो मैं इसको बेचने गया, अब यहां से गया कहां तक, मार्केट तक, नोवेल्टी तक गया, तो नोवेल्टी मार्केट तक जब मैं इसको बेचने गया तो क्या नहीं, इसे वहां तक जाने का जो मेरा खर्चा है वो मैंने लेस कर दिया, तो दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉट मार्केट वैल्यू। समझ में आया? तो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, ऑल्दो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट आप फाइनल में इसका एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे, व्हाट इज फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। ठीक है, आ ही रहे हो ना तुम फाइनल में, इस साल तो आ रहे हो, ये मैं क्लियर बोल रहा हूं। हाँ नहीं, मई में तो इंटर में हो ना बेटा तुम, तो मैंने बोला था ना माइनर है। चलो, जनवरी वाले भी लाइक 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस, जिसको समझ में नहीं, कुछ नहीं आया। चलो, नहीं नहीं, आप सब जो भी एग्जाम देने वाले हो मई में, वो तो पास हो रहे हो, और फिर अगर ग्रुप 1 मई में दे रहे हो तो ग्रुप 2 सितंबर में दे रहे हो, पास हो जाओगे खत्म। और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो ग्रुप पास हो जाएंगे। इंटेंट मैटर करता है और एफर्ट्स मैटर करते हैं, और वो कल अपन ने वो सीखा था ना, नो योर मिस्टेक्स, वो नहीं करना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। अब वर्ड फिर से आ गया यार, ये वर्ड तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा, क्या होता है? डिफाइन है क्या एस 19 में? आंसर इज नो। लेकिन फिर कहां गए? गैप में। गैप मतलब आईएफआरएस, आईएफआरएस क्या बोलता है? मेजर, वो भी मेजर बोलता है, मेजर पार्ट। और मेजर पार्ट बोल दिया तो 75% ही आप मान सकते हो। यस नो, यस और नो? हाँ, बट याद रखना यहां पर वो चेक, यहां पे मेजर पार्ट को, ये वाला मेजर पार्ट मत, मेजर लाइफ से मत कंफ्यूज कर लेना, बिकॉज बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं और आप सब ने भी वही गलती करी है। यहां पर मेजर पार्ट का मतलब होता है जो फेयर वैल्यू का, जो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट है उससे कंपेयर करो और चेक करो क्या वो इतना परसेंट है। याद रखना, इंडिकेटर नंबर 3 बोलता है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट ऑलमोस्ट इक्वल टू, वहां पर अपन कंपेयर करेंगे 75% से। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की अलोंग विद द फेयर वैल्यू ऑफ असेट, तो यहां पे कंपैरिजन में आपको देखना है 90% और मोर, मतलब अगर 90% है तो भी इसमें इंक्लूड हो गया, यस नो? लेकिन अगर 89% है, ऑपरेटिंग लीज, याद रहेगा? पक्का? ओके, तो ये गलती नहीं करनी है। मेजर पार्ट मतलब मेजर पार्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू का। ये कहां पे गिवन है, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लो। मींस मोर देन और इक्वल टू 90%। इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा मेरे साथ नोट्स मत बनाना, मैं थोड़ा सा बदलता रहता हूं, रंगीले मिजाज का इंसान हूं, मतलब नोट्स बनाने के मामले में। बाहर फेंक दूंगा मैं। चलो, चलिए इतना समझ में आया, चारों इंडिकेटर्स याद है? चलो एक बार वापस से रिकॉल कर लें। अच्छा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको घर पे रिवाइज नहीं करना है इसको, आपको सिर्फ घर पे क्वेश्चंस करने जब मैं बोलूं, है ना? तो मुंह नहीं बनाना है, देखो ऐसे सिद्धार्थ की तरह मुंह नहीं बनाना है, ठीक है? कसम है तो मैं उसकी, कल्याणी की, फिर मुंह बनाया तूने। इस बार तो इसने कल्याणी के नाम सुन के मुंह बनाया है, बोले मर जाए। निपट लेना क्लास के बाद, 2-4 तो झगड़े करवा के छोड़ूंगा मैं आज। चलो, पहला, लेसी बिकम द ओनर ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लेसी बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट बाय मेकिंग नॉमिनल पेमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बार्गेन पेमेंट। थोड़ा सा तेज यार, वापस। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज ऑलमोस्ट, व्हाट इज दिस ऑलमोस्ट? 75%, ओके, इक्वल टू व्हाट? इकोनॉमिक लाइफ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, यस नो?
एंड लास्ट कंडीशन बहुत आसान है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगी। क्या रहेगी बेटा? गिवन रहेगी। असेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर एंड has no use for any other party other than lessee। अगर एसेट असेट क्या है? स्पेशलाइज्ड नेचर का है। स्पेशलाइज्ड नेचर का एसेट क्या हो सकता है? कुछ आइडिया? एनीवन? हाँ वो तो मैं समझ गया, स्पेशलाइज नेचर मतलब पर्टिकुलर यूज, मतलब उस यूज के अलावा कुछ और यूज कर ही नहीं सकते, वो मैंने लिख दिया, उसका हिंदी अनुवाद नहीं पूछा मैंने। ऐसा कोई एसेट मैं पूछ रहा हूं एग्जाम्पल। वाओ, जिसका नेचर क्या है? सलोनी की आवाज आई थी बेटा, बोलो। हाँ देख लो, वही पढ़ लो, हिंदी में अनुवाद कर दो। शेखू भाई कुछ बोलेंगे आप? पाशा भाई, सॉरी नदीम भाई। ओके, स्पेसिफिक नेचर का है, स्पेसिफिकली बिल्ट फॉर पर्टिकुलर यूज, ये तो इसका हिंदी में अनुवाद बता रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं बहुत क्लियरली। जैसे क्या होता है, कई सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं? अब कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर सचिन तिचकुले, याद आया? उनके पास रोड रोलर नहीं था, वो दूसरों से किराए पे लेके आ रहे हैं। वो जिससे किराए पे लेके आ रहे हैं क्या, रोड रोलर, वो क्या करता है? पैसे लेता है। और रोलर क्या करता है? रोलर को क्या करता है? हाँ, रोल करता है। वाह, वी हैव अ ग्रेजुएट। क्या करता है? रोड रोलर क्या करता है? वही तो पूछ रहा हूं, रोड वगैरह बनाने के लिए काम आता है, राइट? अब वो भाई साहब को रोड बनाने का काम मिला, उनके पास रोलर ही नहीं है, वो गए किसके पास? मधु के पास। मधु ने खरीदा अपने बिल्कुल 1 करोड़ का पैकेज लगा सीए बनने के बाद, उन्होंने क्या खरीदना है? लोग लंबाओग नहीं खरीद, मैंने रोलर खरीदूंगी। तो साथ वाली खुश हो गई, बोले क्या खरीद रहे हो? रोड रोलर खरीद रही हूँ। बोले मैं रेंट पे दूंगी। बहुत बढ़िया बिजनेस है, मालूम है आपको कि नहीं? बहुत बढ़िया बिजनेस है ये। जेन्युइनली तुम हंसी में तो ठीक है टाल रहे हो, बट ये अब बताओ, इसके लिए तो वो असेट हो गया ना? यस नो? अब मान लो इनको एक परमानेंट कस्टमर मिल गया, कौन? सलोनी। सलोनी क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी सलोनी ने क्या किया? सलोनी बोले हाँ किसी और से बार बार रोलर लेने जाऊंगी, इससे एग्रीमेंट कर लेती हूँ, 30 साल का एग्रीमेंट। अब असेट का स्पेशल यूज क्या है? रोलर। ऐसा तो नहीं कभी भी चला दिया, जहां जरूरत होगी वहीं लेके जाएगा, यस नो? और उसके बाद क्या होगा? ये इसको पेमेंट करती रहेगी। सो कहना ही से इस असेट का यूज सलोनी के अलावा कोई नहीं कर पा रहा है। तो यहां पे क्या लिखा है? उसका यूज कोई और नहीं कर पा रहा है अदर देन द लेसी। इट इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ द असेट। यस नो? ये बात समझ में आ गई? पक्का? पांचों इंडिकेटर्स में कोई डाउट्स? सर अगर इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाइड हुआ तो लीज कौन सी हो जाएगी? तो यहां पे ऐसे करने का, कैसे करने का? ऐसे करने का, ये क्या हो जाएगा? और लिखने का, independently if satisfied then the lease will be termed as finance lease। yes no? done? यस बिल्कुल आदित्य, इसी में आएगा। वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई भी डाउट्स है प्लीज पूछ लो। इफ सेटिस्फाइड, कोई भी कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई हुई तो कौन सी लीज हो जाएगी? फाइनेंशियल लीज। अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। मतलब सर हम लीज में पहचान ही कर क्या कर रहे हैं? पांचों इंडिकेटर के बेसिस पे ही पहचान कर रहे हैं। यस नो? पक्का ऑनलाइन में? यस नो? डन? क्या हो गया? डन डनाडन डन। चलें अब हैशटैग नंबर 4 पर आ जाते हैं दोस्तों। हैवी तो नहीं हुआ अभी तक? हो तो बोल दो।
नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि हैवी हो रहा है, मैं तो बस मन रखने के लिए पूछ लेता हूँ। ओके। फास्ट तो नहीं है बेटा, फास्ट नहीं है, नाटा है। पक्का? ठीक है। हैशटैग नंबर 4। सर, क्या हुआ? हाँ, जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसमें क्या हर चीज थोड़ी एक्सप्लेन करें, महेश ट्यूटोरियल्स थोड़ी हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। चलो, हैशटैग नंबर 4। सर, आपने ये बता दिया लीज होता क्या है, लीज एप्लीकेबल कब होगा, लीज में हमें क्या चेक करना है, उसमें टाइप्स ऑफ लीज बता दिया। ओ यार, ये तो बताते थे AS19 का स्कोप कितना है, एप्लीकेबिलिटी। हाँ यार सर, ये तो याद ही नहीं आया, कोई बात नहीं, अपन फ्लो में चल रहे हैं ना। तो अब अपना अगला क्या है, स्कोप। स्कोप में बोलते हैं, बोले AS19, AS19 applies to, AS19 applies to all leases, all leases other than, other than number 1, number 2 और नंबर 3 और नंबर 4। सर, नंबर 1 क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेज इज द काइंड ऑफ एसेट जो लीज पर ऐसे मिलता है ना, कि आपको खदान, कोयले की खदान या ऐसे कुछ, गोल्ड माइंस, यस नो, तो वो उस पे एएस नहीं लगता। सर, उस पे कोई गाइडेंस नोट है क्या? नहीं है। उस पे क्या है, इंडिया से। ठीक है। तो सिलेबस में है क्या? नहीं है वो भी, सिलेबस में भी नहीं है, इंडिया से है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। क्या पता जब तक तुम आ जाओ। अगला, इंटेंजिबल। सर, इंटेंजिबल कौन से एसेट होते हैं? यार एक बात बताओ, वाईआरएफ ने मूवी बनाई, ठीक है, अब जैसे वाईआरएफ ने मूवीज बनाई, बहुत अच्छी मूवीज बनाई है, लाइक DDLJ, मोहब्बत है, दिल तो पागल है, चक दे इंडिया, है ना, पठान, एक था टाइगर, धूम, है ना। तो ये सारी मूवीज क्या है उसके लिए, इंटेंजिबल असेट, यस नो। आप अगर जैसे कोई भी गाना लगाते हो ना इंस्टा स्टोरी पे, तो कई बार आप देखते होगे टी सीरीज आपकी स्टोरी पे म्यूजिक ब्लॉक कर देती है, कि अगर म्यूजिक टी सीरीज का है तो ब्लॉक कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनका वो ITA है। ITA मतलब इंटेंजिबल असेट। ओके, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं इंटेंजिबल असेट के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लाइक मूवीज, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट मतलब वही मूवी के गाने वगैरह, समझे, और प्लेज, यस नो। प्लेज, प्लेज, प्लेज समझते हो, क्या होता है प्लेज? ड्रामा वगैरह होते हैं ना, जैसे आप देखने जाते हो, लड़कियों को तो पता होगा ड्रामा, अरे होते हैं ना रविंद्रनाथ गृह वगैरह में घूमने, फिर तुम लोगों को ही देखना होता, हम लोग तो क्या आपस में ही ड्रामे करते रहते हैं। वो मुझे पता था। हाँ, थिएटर वगैरह, है ना, थिएटर वगैरह करते हैं ना कुछ लोग, आर्ट वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह बनाते हैं, प्ले करते हैं। अभी आप ओरिएंटेशन में जाओ, वो भी यही करवाते हैं आपसे। ठीक है, चलो। हाँ, ये एक असेट पे तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा क्या? लैंड पर भी ये AS19 नहीं लगेगा। भैया थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है तो भी नहीं लगेगा। ठीक है,
चारों हैशटैग्स में कोई भी डाउट्स हैं तो मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। बोलो सर, क्वेश्चन कब कराओगे? कराएंगे, ठीक है। AS19 अप्लाइज टू ऑल लीजेस अदर देन नेचुरल रिसोर्सेज, इंटेंजिबल लैंड भी अगर लीज पे दिए तो नहीं कवर होगी यहां पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, मतलब आपने किसी से परचेज किया और आप उसको फिर लीज पे दे रहे हो, ये बात समझ में आई? आप खुद दूसरे से लेके बैठे हो। जैसे बॉयज क्या करते हैं, गाड़ी इसकी है, उसने उसको दी, उसने किसी और को दे दी, वो पूछना है गाड़ी क्या, बोले वो मेरा दोस्त ले गया है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा, इन चारों के अलावा कोई भी और चीज अगर लीज पर दी है तो उस पे AS19 लगेगा, वेदर इट इज बिल्डिंग, वेदर इट इज प्लांट एंड मशीनरी, वेदर इट इज फर्नीचर, कुछ भी, ठीक है। ओके, नाउ हैशटैग नंबर 5। 4 के बाद मेरे यहां 5 ही आता है बेटा, ठीक है। 4 के बाद मेरे पास क्या आता है? 5। अच्छा, लीज पे दिया एसेट, एक ब्रेक चाहिए क्या? एक ब्रेक चाहिए, ओके ओके ओके। हम इस पे हैशटैग 5 के पहले पूरा 1 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, वी आर बैक। क्या हो गया? वेलकम बैक टू द शो। सर नहीं चाहिए ब्रेक, वेरी गुड। अरे जो जिन लोगों को नहीं चाहिए उनका तो पास होना तय है एग्जाम्शन के साथ। चलो हैशटैग नंबर 5, मुझे बताओ अभी तक अपन ने क्या सीखा? सर एक असेट को अपन ने यूज ऑफ असेट में दिया और उस पर रिस्क एंड रिवॉर्ड आया, कंट्रोल और विदाउट कंट्रोल। आप ध्यान से समझना, अगर विद कंट्रोल आया मतलब कहना से वो क्या हो गई? फाइनेंस लीज हो गई। फाइनेंस लीज हो गई मतलब एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, सॉरी, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म क्या हो रहा है? असेट ट्रांसफर हो जाएगा, लेसी ओनर बन जाएगा, यस नो? ओके सर, लेसी ओनर बन जाएगा तो उस दिन मतलब लीज टर्म के एंड पर कुछ रेसिडुअल वैल्यू भी बचेगी एसेट की, यस नो? तो रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है सर? नहीं, बेचने पे नहीं, असेट का जो डेप्रीशिएशन लग गया, डेप्रीशिएशन पता है सर? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ, यस नो? लेकिन मुझे बता रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी उसमें? कोई भी एक जना। सर देर इज समथिंग कॉल्ड एज, अच्छा हम कहां पे आ गए अपने हैशटैग नंबर 5 में? हेडिंग क्या डालोगे सर? अंडर लिखो, अंडर फाइनेंस लीज। अब हम आ गए कहां पे? फाइनेंस लीज के अंदर आ गए, ठीक है। उसमें मैं आपको बता रहा हूं देर इज समथिंग कॉल्ड एज रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है? एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। मैं किसकी बात कर रहा हूं? फाइनेंस लीज के केस के अंदर बात कर रहा हूं मैं। रेसिडुअल वैल्यू इज नथिंग बट द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। मुझे एक बात बताओ, अगर फाइनेंस लीज है, ठीक है, फाइनेंस लीज है, इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन तो आपने यूज किया उसको, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वो यूज ऑलरेडी हो चुकी है, अब उसकी वैल्यू ही नॉमिनल बची, उसको अपन क्या बोलेंगे? एक तरह से सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, है ना? अब वो मुझे बताओ रेसिडुअल वैल्यू जो है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म बची कितनी होगी? नॉमिनल, है ना? मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ उसकी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, या फिर वो होगा क्या?
स्पेशल नेचर का असेट जो कि यूज कर रहा है कौन, लेसी, और वही यूज कर सकता है, उसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। तो फिर मुझे बताओ, तब भी वो उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है ना, या फिर उसकी वैल्यू जितने भी लीज पेमेंट्स आ गए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द व्हाट, रेसिडुअल, सॉरी नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, यस नो। तो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म उस एसेट की जो वैल्यू बचती है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेसिडुअल वैल्यू, कि अब ये इतने में चली जाएगी। किस केस के अंदर बोल रहा हूं मैं, हाँ, मैं ओवरऑल रेसिडुअल वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस एसेट की रेसिडुअल वैल्यू की बात कर रहा हूं जो फाइनेंस लीज के अंदर गई है। इज दैट क्लियर? बच्चे इस बात पे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, सर ये रेसिडुअल वैल्यू तो लास्ट में बचती, स्क्रैप बचता है, राइट? लेकिन ये वो वाला स्क्रैप नहीं है, ये उस एसेट की, पर्टिकुलर एसेट की बात कर रहा हूं मैं जो एसेट लीज पर दी गई है, वो भी कौन सी लीज, फाइनेंशियल लीज पर। मतलब ये एसेट पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब उस पूरी एग्जॉस्टेड, मतलब एक बात समझना, उस पूरी एग्जॉस्टेड एसेट को आज मैं बेचने निकलूं, क्या मुझे अच्छी खासी प्राइस मिलेगी या बिल्कुल नॉमिनल प्राइस मिलेगी, बहुत ही कम प्राइस मिलेगी, दैट इज नोन एज रेसिडुअल वैल्यू। अब इस रेसिडुअल वैल्यू में दो पार्ट ले करेंगे अपन, एक होता है यूजीआरबी और एक होता है जीआरबी। जीआरबी कौन है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, और एक होती है अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, यस नो। सर गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, इट इज गारंटीड बाय व्हाट, लेसर और लेसी। सोच के देखो, गारंटीड बाय लेसर या लेसी, कौन असेट लेके रखता है, लेसी, तो कौन गारंटी कर रहा होगा, लेसी करेगा ना। वो दीदी लेसर बोले जा रही है 4 बार से, लेसर कौन है, हाँ, उसको गारंटी कौन देगा, लेसी। गुड मॉर्निंग, चाय मंगाए, है ना, हाँ लेके आना कल से, कल आना, ओ स्त्री कल आना, ठीक है। सर इसका मतलब, सर इट इज दैट गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू विच इज गारंटीड बाय हुम, लेसी। सो गारंटीड बाय लेसी, तो यहां पे क्या लिखोगे, अमाउंट, अमाउंट, ये तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम बस मेरा मन रख रहे हो, अमाउंट कमिटेड बाय लस्सी टू पे लेसर एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म के अंत पर आप कौन है, लेसर है और मैं लेसी हूं। मैंने आपको बोला कि यार सुनो ना, ये एसेट कितने, इस एसेट का ना, इस भंगार का ना मैं अब आपको 150 रुपया दूंगा, 150 नहीं दूंगा, 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है। सो कैन आई से दैट 10,000 रुपीज हैज बीन कमिटेड बाय मी, आई एम द लेसी एंड आई एम मेकिंग कमिटमेंट टू द लेसर। लेसर इज हुम, जिसने एसेट दिया हुआ है और मैंने एसेट को यूज किया हुआ है, ठीक है। सो अच्छा, अच्छा इसके बाद कैन आई से इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू, यस नो। सर व्हाट इज दिस यूजीआरबी, सर सिंपल सी बात बोलू ना, रेसिडुअल वैल्यू लेस जीआरवी इज यूजीआरवी। ओपन मार्केट में अगर वो बेचने जाता, हेलो, तो कितने में बिकती, बेटा असीम सर तो एएसबी के वो हैं, उनकी तो अपन जूती की भी बराबर नहीं है, ठीक है, तो उनसे ही सीखा है जो सीखा है, टेंशन मत लो। और कैसे पढ़ाना है उसका क्रेडिट नाटा सर, असीम सर, ये जितने भी टीचर्स मैंने वो उनसे सीखा है बस। और एक टीचर ऐसे भी हैं जिनसे मैंने सीखा है कि कैसे नहीं पढ़ाना है, वो कभी अनऑफिशियली मिलना बताऊंगा, ठीक है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो अभी भी, हाँ, मैंने उनसे सीए फाइनल में पढ़ा था, तो फिर मैं समझ गया कि ऐसे तो नहीं पढ़ाना,
ठीक है, चलो। रेसिडुअल वैल्यू, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, रेसिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। बोले गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी? ऐसा अमाउंट जो कमिट कर दिया किसने? लेसी ने, टू द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। और जो भी अगर यूजीआरबी क्या है सर? यूजीआरबी मतलब क्या है? एक बार कौन गया? लेसर गया मार्केट में पता करने कि मार्केट में इसके भंगार का कितना कीमत है, दैट इज द टोटल वैल्यू। उसमें से कितना गारंटी कर दिया तो बचा कितना? अनगारंटीड। समझ में आया? ये क्या है? अमाउंट है। बोले सर ये मार्केट में पता करने गया तो ये टोटल इसका असेट बिकता 10,000 में, ठीक है, नहीं सॉरी 12,000 में, मैंने बोला 10,000, तो कहना इसे 2,000 क्या हो गया आपका? अनगारंटीड। बस इतना सा कंसेप्ट है। डन? पक्का? बस। तो इसमें मैंने 1 लिखाया था क्या? सॉरी, मैंने 1 काट दिया। ठीक है, चलो। ये कितने लोगों को हैशटैग नंबर 5 समझ में आ गया? जल्दी बोलो। बस एक लास्ट हैशटैग है। हाँ, पक्का? ऑनेस्टली पूरा ये इतना समझ में आ गया? अब आ जाते हैं लास्ट चीज पर। क्या है वो मालूम? सर ऐसा नहीं हो सकता कि लेसर जब दे तो वैल्यूएशन करके दे एट द टाइम ऑफ पीरियड। बेटा असेट मर चुका है, असेट एग्जॉस्ट हो चुका है, वैल्यूएशन तो हो ही नहीं सकता उसका। वो तो आज जितने पे बेचने निकला है वो जो मिल गया वो अच्छा। इट इज जस्ट लाइक कि मैंने ये फोन खरीदा, ये फोन मैंने यूज किया पिछले 4 साल और अब मैं इसको बेचने जा रहा हूं, हार्डली इसके 2-3 हजार रुपए मिलेंगे। दैट इज द रियलाइजेबल वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। यस नो? इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, अगर मैंने फाइनेंस की, हाँ समझे, वैल्यूएशन थोड़ी होगा इसका। ओके सुनो, हमने क्या क्या पढ़ लिया? इतना सारा पढ़ लिया, दिमाग पे भारी तो नहीं पड़ा? वापस से 1 का टाइप कर दिया मैंने, ठीक है। कितने घटिया इंसान हो। ये मेरे साथ मैंने पहले ही बोला ना, प्रॉब्लम है। ये सही नहीं है, ये आदमी, इसका कोई भरोसा नहीं है, ऐसे ही है भी। चलो सेकंड, हमने हेडिंग क्या डाली थी? अंडर फाइनेंस लीज। चेक करना है हमें सबसे पहले क्या? व्हाट इज द रेसिडुअल वैल्यू, व्हाट इज द गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, व्हाट इज द यूजीआरबी। यस नो? नाउ सेकंड पार्ट, कोई बोला हमें इसमें करना क्या है? इस हैशटैग के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन करने लायक हो चुके हो, एलिजिबल हो चुके हो, आपको इंडिकेटर पता है, आपको ये भी पता है कि व्हाट इज जीआरबी, व्हाट इज यूजीआरबी। बस आपको एक चीज मुझे यहां पे समझानी है, वो भी आप समझ लो। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग तो समझ लो, क्योंकि अकाउंटिंग वो पूछ सकता है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। भैया अंडर फाइनेंस लीज बनने की नहीं जो मार्केट प्राइस पे करता है और अलग है क्या? यस बेटा, प्रियांशु का डाउट है सर, वो जो इंडिकेटर में आपने यहाँ पे एक अमाउंट बताया था ना, नॉमिनल पेमेंट वाला, बार्गेन प्राइस, और जो रेसिडुअल वैल्यू है, क्या वो अलग अलग है? आंसर इज यस। इसको एक कंसिडर मत कर लेना बेटा। ओके हाँ, अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी सर, इधर लेसर और लेसी। तो इसके 2 पार्ट ले करना है। ए यार, एक तो ये चार्ट इतने बनवाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे ही है। चलिए, लेसी और लेसर। चलिए, लेसी एंड लेसर। नाउ पहले मैं बात करता हूं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा ड्रामा क्या हो रहा है वो मुझे बताओ। यार लेसी कौन है? जिसको क्या मिल रहा है? एसेट मिल रहा है। यस नो? एसेट अगर मिल रहा है तो मुझे एक बात बताओ, इसको क्या पे करना पड़ेगा? सीरीज ऑफ पेमेंट। इसको मैं बोलूंगा लीज रेंटल, इसको बोलूंगा लीज रेंटल। हाँ सही बात है। ओके, कौन पे कर रहा है? लेसी। किसको पे कर रहा है? लेसर को। वेरी गुड यार, ये एनर्जी चाहिए मुझे, ये जो अभी ये सुबह भी चाहिए होती है। ठीक है हाँ, चलो। तो लेसी क्या कर रहा है? पे कर रहा है लीज
रेंटल्स, क्योंकि सीरीज ऑफ पेमेंट्स है ना। और दूसरा, हेलो, अगर उसने कोई मिनिमम अमाउंट गारंटी करके रखा है तो वो भी पे करेगा एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, तो जीआरबी भी पे करेगा। इसका मतलब लेसी क्या क्या पे कर रहा है? लीज रेंटल एज वेल एज जीआरबी। वेरी गुड। इसको ब्लैक कर देने का, नहीं इसको ब्लैक नहीं करेंगे, इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करो। ऑनलाइन वालों से बात करूंगा मैं। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला पॉइंट। यस नो? पॉइंट नंबर 2, सर इसका मतलब, हेलो इधर, इसका मतलब, किसका? इसका मतलब कि जो लेसी भाई साहब हैं, लेसी कौन था अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल में? डॉटर नहीं, डॉक्टर। डॉटर, बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉटर एंड डॉक्टर। बेटी बीच में ले आई तुम, पूरा एग्जाम्पल खराब कर दिया। मिनिमम, सॉरी, मिनिमम लीज, मेरे को बोलना ही नहीं, मैं कुछ बोलने वाला था बट छोड़ो, अब नहीं बोलना, अभी तुम बुरा मान जाओगे। तुम लोग मेरे एग्जाम्पल गंदे कर देते हो, किसी का एग्जाम्पल गंदा करने का श्राप मिलेगा तुम्हें। मिनिमम लीज पेमेंट्स क्या हो जाएंगे? जिसको जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा एमएलपी। एमएलपी क्या होता है? मिनिमम लीज पेमेंट। तो मिनिमम लीज पेमेंट अगर मैं बात कर रहा हूं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी सर? एक तो सारे के सारे लीज रेंटल्स आ जाएंगे, प्लस सारा का सारा जीआरबी आ जाएगा। सर एक और चीज देखनी पड़ेगी क्या? यू नीड टू कंसीडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द डिस्काउंटिंग फैक्टर। यस नो? बिकॉज अपने को टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेना है। कल्याणी पक्का? ओके, यू आर द लास्ट होप इन द क्लास, लास्ट होप इन द क्लास, होप। बाकियों से तो उम्मीद ही नहीं है मुझे। हाँ, तीसरा सुनो ना, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइनेंस लीज कब हो जाएगी? क्या 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 क्या? सर जब पांचों इंडिकेटर्स में से या तो पांचों के पांचों गुण मिल जाए या कोई एक भी मिल जाए, इसका मतलब सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर रिस्क एंड रिवॉर्ड अलोंग विद द कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए। यस नो? पक्का? तो क्या हो जाएगा ये? फाइनेंस लीज। डन। तो फिर मुझे बताओ वो निकालना कैसे पड़ेगा? उसके लिए एक इंडिकेटर सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। याद करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट निकालने के लिए अपने को सारे के सारे लीज पेमेंट्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करना पड़ेगा। यस नो? उसके बाद उसको कंपेयर करना पड़ेगा विद द फेयर वैल्यू, और वो परसेंटेज निकालने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि एज पर दी गैप या आईएफआरएस क्या है, 90% या उससे ज्यादा है तो फाइनेंशियल लीज, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। चलो, अभी मैंने ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग कुछ भी नहीं बोला है। नीलू, मतलब सॉरी क्या नाम था, महेश्वरी जी, इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, देखो मैंने पहले आपको क्या बताया, ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 में क्या बोला? इसको क्या क्या पे करना है। फिर मैंने आपको बताया इन दोनों के टोटल को क्या बोलते हैं, और फिर मैंने बोला उसकी प्रेजेंट वैल्यू, हाँ, डिवाइड कर दो किससे? फेयर वैल्यू से, इनटू कर दो क्या? 100। तो आपका क्या आ जाएगा? और कंपेयर करना है क्या? ये 90% या उससे इक्वल है कि नहीं, जो भी परसेंटेज आए, तो इट इज व्हाट? फाइनेंशियल लीज। डन?
कितना सिस्टमेटिकली अपना AS19 हो रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है पक्का, ठीक है मधु की कसम, मैं सच सच बताऊं मजा आ रहा है, ओहो। चलो ये हो गया पूरा लेसी की पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम एचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। एचडी को क्या चाहिए डॉक्टर से? प्लीज रेंट, तुम लोग गंदे, काजू कतली। थर्ड पॉइंट फिर से बता दो सर, इधर थर्ड पॉइंट देखो क्या है बेटा, हमने यहां पे एक इंडिकेटर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, बेसिकली 90% या उससे अधिक होना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको बताया लेसी को क्या क्या पे करना है, लीज रेंटल प्लस जीआरबी, इसका टोटल हम कहेंगे एमएलपी। इस एमएलपी को हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, और इस एमएलपी को डिवाइड कर देंगे फेयर वैल्यू से, सो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा कि कितना बराबर है, यस नो, कंपैरिजन पता चल जाएगा। कंपैरिजन पता चला 90% या उससे ज्यादा है तो फाइनेंशियल लीज अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। आया कि नहीं? ऑनलाइन में जिनका डाउट था ये निराली जी, आपको समझ में आया? पक्का, चलो बहुत बढ़िया। तो एचडी को क्या चाहिए लेसी से? अबे जवाब दो। हाँ तो एचडी को मिल जाना चाहिए क्या? लीज रेंटल सीरीज ऑफ, हाँ तो अब मुझे बताओ क्या क्या मिलना चाहिए उसमें से? पहला लीज रेंटल, यस नो, प्लस एक और चीज मिलनी चाहिए जीआरवी भी, और भी चाहिए उसको यूजीआरवी भी चाहिए रहेगा बेटा, यस नो। हाँ लीज का रेंट बेटा लीज रेंटल ही होता है, ठीक है, लीज रेंटल जीआरवी एज वेल एज यूजीआरवी। अब ये पूरा क्लियर हो रहा है ना, एक एक मैपिंग हो रही तुम्हारी, है ना। अब अपन कुछ नहीं कर रहे, कंसेप्ट तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे अपन, तो सिर्फ वही वो जो हैशटैग 1 और 2 में सीखा ना, यूजीआरबी तो गारंटीड नहीं है ना, हाँ बट मार्केट से तो मिल सकता है ना उसको, यस नो। तो रेजिडल वैल्यू अपन लेते हैं पूरा, तो रेजिडल वैल्यू में हम पहले तो वो वाला पार्ट कंसीडर करते हैं जो गारंटीड है, हाँ बेटा। बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स ना, आप उसको नोट्स में कंसीडर तो करोगे ही ना। मेरी बात बताओ, आप ये बोल रहे हो कि, वापस एक बार बोलो क्या बोल रहे हो? एग्रीमेंट में ही ऐसा लिखा है, अगर एग्रीमेंट में ही ऐसा लिखा है तो आपको ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप तो डायरेक्टली वो कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन होगा, तो उसको यूज कैसे करोगे? उसका क्या ही होगा वो अभी अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा। मैंने आपको बोला था ना 1.5 घंटे मेरी बात सुन लो, बस ये आखिरी पॉइंट है। मैं इसमें बोल रहा हूं हो सकता है लीज रेंटल अकेला है, हो सकता है सिर्फ लीज रेंटल के साथ जीआरबी भी आए, हो सकता है तीनों आ जाए, बट तीनों तो आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स थ्रू विच सामने वाले की फाइनेंस लीज है। और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी अलग है। अपन समझ रहे हैं क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एफएल, ये बात समझ में आ रही है अभी? इतना यहां तक क्लियर? ओके चलो। तुम्हारा डाउट यही था ना कि सर ये आना जरूरी ही नहीं है, हर वक्त थोड़ी आएगा, तुम्हारा यही कहना है ना, तो मैं भी वही बोल रहा हूं, लेकिन आ तो सकता है ना। तो अगर आ सकता है और क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है, तो फिर अपने को इसको कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं? ऑनलाइन ऑफलाइन सब बताओ, पक्का? तो इसलिए इसको अपन यहां पे लिख रहे हैं, सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन कि अपने को शुड गेट लीज रेंटल जीआरवी यूजीआरवी। समझ में आया? पक्का? और अगर मान लो क्वेश्चन में ही गिवन है कि सर असेट विल गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म, तो फिर अपने को ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो जो फेयर वैल्यू सॉरी जो प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट आ रहा है ना उस पर ट्रांसफर मार दो। समझ में आई बात? पक्का? ओके चलो ये लिख लिया यहां तक, आगे बढ़ू। यहां तक में किसी को कोई भी डाउट पूछ लो। किसको रिपीट क्या करना है बेटा ये तो बता। हाँ बाकी लोग
डन। शेखू भाई पीछे दोनों, आप दोनों, महेश्वरी जी, ओके डन। रिपीट क्या करना बेटा, जल्दी बोलो नहीं हम आगे बढ़े। ओपन मार्केट बेटा, ओपन मार्केट, ओपन मार्केट, तनीषा ओपन मार्केट। करना क्या है, मैं आपको ये लेसर कैसे अकाउंटिंग करेगा ये बता रहा हूं। फाइनेंशियली इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेसर अपनी बुक्स में कैसे करेगा उसको बता रहा हूं। 5 मिनट तो आपको समझ में आ जाएगा। लेसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे समझ में आया ना, लेसी को कुछ नहीं करना है, फाइनेंस लीज के लिए एंट्री पास करनी रहेंगी, लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा कि वो फाइनेंस लीज है भी या नहीं। यहां तक में कोई डाउट्स? पक्का? ओए चलो, पॉइंट नंबर 2, एरो नंबर 2, सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें से हम लेस करते हैं क्या, नेट इन्वेस्टमेंट। सर क्या होता है ये, एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब मालूम क्या होता है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब मालूम क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को, एक मिनट लिखा तो नहीं अभी इसको, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सॉरी बोल दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा लीज रेंटल प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी। क्या हो गया, यूजीआरबी। इन तीनों का टोटल जो होगा उसको बोलेंगे अपन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। किसकी बेस किसकी बुक्स में? लेसर, लेजर नहीं लेसर, ठीक है। और इसमें से अपन लेस कर रहे हैं क्या, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट पता क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट का अगर अपन ने डिस्काउंटिंग कर दिया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तो वो हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एलआर प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी। जगह नहीं बची, थोड़ा सा जगह बनाता हूं मैं। डन। सर ये डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। मुझे बताओ ये नॉर्मल अमाउंट है और इस अमाउंट को अपन बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, तो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को AS19 बोलता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या बोलता है, फाइनेंस इनकम। समझ में आ रहा है, अभी एक एक वर्ड कर पा रहे हो पक्का? डन। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आपको इसके बाद सारे क्वेश्चंस बनने लगे बस। ओके इसको अपन बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट सर, एग्रीगेट ऑफ लीज रेंटल, जीआरवी, यूजीआरवी। एक बार वापस से बोलेंगे फटाफट से, क्या क्या चीजें ध्यान में करी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, किसकी बुक्स में? लेसर की बुक्स में। लेसर की बुक्स में क्या क्या आएगा, एग्रीगेट ऑफ लीज रेंटल, यूजीआरबी, जीआरबी। ओके अगर इसका हमने डिस्काउंटिंग कर दिया, दैट इज इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इनटू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी। पक्का? और इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, लेमन भाषा में इंटरेस्ट ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस नो? पक्का? क्रिस्टन क्लियर? ओके अब एक प्रॉब्लम और है सर, ये हमने पूरा एएस का पूरी कहानी समझ ली, फाइनेंस लीज तक आ गए। फाइनेंस लीज तक में आप आके ये भी समझ गए कि साला ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, फाइनेंस लीज क्या होती है, और फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग भी समझ ली, वो भी दोनों की बुक्स में।
लेसर एज वेल एज लेसी। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज छूट गई वो है बेटा डिस्काउंटिंग रेट। कौन सी डिस्काउंटिंग रेट लेने की है, ये भी तो इंपॉर्टेंट, ये तो बताया ही नहीं है। तो चलो पॉइंट नंबर 6 कहां से, इसी में #5 के अंदर पॉइंट नंबर 3 लिखना। क्या लिखोगे? टू कैलकुलेट present value which rate, या एक मिनट, रेट के बगल में लिखना इंटरेस्ट रेट। आई नो कुछ लोगों को गुस्सा आ रही है, ये इंसान कुछ तो भी लिखा रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अपने को। तो इज टू बी ट्रीटेड या इज टू बी कंसीडर्ड। कौन सी डिस्काउंटिंग रेट लगेगी बताओ? बोले द रेट व्हेन, ऐसी रेट, कौन सी रेट? व्हेन present value of minimum lease payments plus UGRV equals to fair value। सर मिनिमम लीज पेमेंट मतलब लीज रेंटल प्लस जीआरवी है ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, यूजीआरवी। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? दोनों की प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही ना, यस नो। इन दोनों के टोटल को किससे बराबर करना है? फेयर वैल्यू से। वही वाली डिस्काउंटिंग रेट अपन यूज करेंगे, यस और नो? डन। तो इस रेट को बोलते क्या है? सच इंटरेस्ट रेट इज नोन एज IRR and if IRR का मतलब क्या है? हाँ, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट। हाँ, ये एफएम में भी पढ़ा है, कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। द सच इंटरेस्ट रेट इज नोन एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज IRR, ठीक है। और इफ इट इज नॉट गिवन, देन कंसीडर, बोलते हैं काम करो, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ लेसी, ये यूज करनी है आपको। हेलो, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। देखो सबसे पहले बोले कौन सी रेट यूज करनी है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस यूजीआरबी इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट हो जाए, या फिर अगर वो नहीं दी और उसको बोलते क्या है? आईआरआर। आईआरआर नहीं गिवन है तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, ये तो गिवन होगी, ठीक है। और वो भी कौन सी, किसकी? लेसी। दोनों की भी गिवन हो सकती है। देयर वाज अ सम इन सी फाइनल्स जहां दोनों की दी हुई है, तो वहां पे अपने को कौन सी यूज करनी है? लेसी। पक्का, लेसी लेसी लेसी। डन। रेट तो कैलकुलेट करना है जब मिसिंग हो, बाकी इंफॉर्मेशन, अरे वो क्वेश्चन वो वाला बोल रहे हो कि जिसमें रेट कैलकुलेट करते हैं, वो तो अपन तब करते हैं जब वो इंटरपोलेशन वगैरह, वो तो बहुत वो अलग ही चीज हो गई। लेकिन रेट मिसिंग हो तब, अदरवाइज हमें कौन सी रेट लेनी? पहले तो चेक करो आईआरआर गिवन है क्या, नहीं। ये गिवन है क्या? ये दोनों गिवन नहीं है, तो फिर इंटरपोलेशन वगैरह वो ट्रायल एंड एरर मेथड लगाओगे, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो गिवन होगी जनरली,
एक तो गिवन होगी। एक बार रिपीट कर दो ये वाला। देखो बेटा क्या हो रहा है कि जनरली कौन सी रेट यूज करनी है, आईआरआर। ये गिवन नहीं है तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ लेसी, ठीक है, ये भी गिवन नहीं है तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड लगाओगे और उस ट्रायल एंड एरर मेथड से आप दो एक रेट लगाना और फिर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा देना जो एफएम में आपको तरुण सर ने पढ़ाया है। यस नो, डन, ओके। लास्ट पॉइंट लिख लें अब इसका, कौन सा था, थर्ड था ना इसी में, फोर्थ, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के दो पार्ट्स, लेसी और लेसर। लीज अगर शुरू हुई है इंसेप्शन पर, मुझे बताओ लेसी क्या एंट्री करेगा, लेसी कौन है बेटा? अगर एक क्वेश्चन आया, अच्छा मुझे बताओ बच्चों, ओए एक क्वेश्चन आया, डाउट है सर दोनों रेट गिवन है, तो पहले आईआरआर यूज करना है, नो डाउट अबाउट इट, जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वही, दोनों गिवन है तो आईआरआर, डन। अच्छा चलो लेसी की बुक्स में मुझे बताओ एंट्री क्या होगी, लेसी की बुक्स में असेट आ रहा है, असेट अकाउंट डेबिट, यस नो, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, डन, ओके। ये इनिशियली, और फिर सब्सिक्वेंटली फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट डेबिट टू लेसर, इंटरेस्ट भी तो चार्ज कर रहे हो, यस नो, एंड लेसर टू बैंक, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट हो रहा है, यस नो। हाँ याद रखना डे वन पे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, फिर आप सीरीज ऑफ पेमेंट्स कर रहे हो, सीरीज ऑफ पेमेंट्स क्या कर रहे हो, कंसीडरिंग व्हाट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यस और नो। तो वहां पर फाइनेंस चार्ज मतलब या तो अपन इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं उसको, बट ये इंटरेस्ट कहां उठ के जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल में कहां जाएगा, फाइनेंस चार्जेस के अंदर, तो अपन यहां पे क्या लिख रहे हैं बेटा, फाइनेंस चार्ज, यस नो। तो फाइनेंस चार्ज इतना लिखो बेटा, संस्कार, चलो ओके इधर, और फिर लास्ट में जो पेमेंट हुआ उसकी एंट्री हो जाएगी, हर साल ऐसी एंट्री होती रहेगी, कोई प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम, यस नो, नो। नाउ दिस इज व्हाट इन द बुक्स ऑफ लेसर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पेन चबाते हुए क्या आएगी एंट्री, लेसी टू असेट, है ना, असेट आ रहा है तो अपन असेट को क्रेडिट, सॉरी असेट जा रहा है, हाँ मैं तुम्हें चेक कर रहा था, असेट को, अरे सॉरी ना यार, हो गया सुबह 8:30 से अब लगे पड़े हैं, और अभी एक और है इसके बाद 7 से 9:30, थैंक यू, यहां रख दे चुपचाप, थैंक यू। चलो टू असेट क्या आएगा, डेबिट साइड क्या आएगा, असेट तो जा रहा है तो टू असेट, लेकिन किसका नाम आ जाएगा, लेसी का आ जाएगा पक्का, ओके। और किस अमाउंट से आएगा, जिससे जो लीज रेंटल आ रहा है, जिसको अपन बोलेंगे इसके अच्छा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लीज रेंटल आएगा या लीज रिसीवेबल आएगा, रिसीवेबल अमाउंट है ना, ये रेंट थोड़ी दे रहा है, पक्का। फाइनेंस चार्ज बता दीजिए, फाइनेंस चार्ज का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट कॉस्ट निकालोगे ड्यू बाय अप्लाइंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्काउंटिंग फैक्टर, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, अभी आज तो नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे, कल अपन इसमें क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज आपको पूरा ये फाइनेंस लीज तक का पूरा खत्म, इसके बाद अपने 2 हैशटैग ही रह गए, ये #5 चल रहा है ना, #5 अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अच्छा अगला पेमेंट,
सॉरी अगली एंट्री सब्सिक्वेंटली लेसी अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्ज, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, फाइनेंस चार्ज रिसीवेबल, यस नो, पक्का, ओके। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, अमाउंट रिसीव हो गया, पक्का। बोलो ये इसमें कोई डाउट्स? एक लास्ट बात मैं अब आपको हिंट दे रहा हूं, ये एचडी हिंट है, ये एएस में कहीं नहीं दिया है ऐसे करते हुए लोग, ठीक है। चलो यहां तक तो पूरा एएस 19 दिया हुआ है इन रिलेशन टू व्हाट, फाइनेंस लीज। लेकिन अभी अपने को क्या करने हैं बेटा, क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन की एप्लीकेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे आज इतना पता चल गया कि तुमको पूरा एस आ गया है, पूरा एस जेब पे आ गया, कुछ भी कर लो अब आप, है ना, अब आप भूल ही नहीं सकते। किसको बेटा, उसको नहीं, एस 19 को, उसको है, बैग वैग पैक कर लिए, 2-4 लोगों ने तो किताब ही बंद कर दी कि कौन वेट कर रहा, कोई वेट कर रहा है आपका? ऑपरेटिंग बेटा कल पढ़ाऊंगा ना, अभी कौन सा मतलब भारत थोड़ी छोड़ रहा हूं। चलो ये कौन, फिफ्थ, फिफ्थ लिखना ओए, हाँ एस 19 खत्म हो गया, लेकिन ये फिफ्थ लिखना बहुत जरूरी है, मालूम क्यों? ये एस में नहीं गिवन है, ये मैंने अपना दिमाग थोड़ा 1.5 अकल लगाई है। ये 1.5 अकल क्या है, ये शॉर्टकट है, क्योंकि ये क्या है, फास्ट ट्रैक बैच है ना। हमने एस पूरा पढ़ लिया, कंसेप्ट सारे डिस्कस कर लिए, फाइनेंस लीज से रिलेटेड, अभी ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक पेंडिंग है। लेकिन इसमें अब मैं लिखवा रहा हूं, ये ध्यान से देखना, आइटम्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखना एचडी गिफ्ट। ये काय का गिफ्ट है? देखो कितनी चीजें चाहिए फाइनेंस लीज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सर। एक तो आपने बताया था लीज रेंट, दूसरा आपने बताया आईआरआर, तीसरा आपने बताया जीआरवी, चौथा आपने बताया यूजीआरवी, पांचवा आपने बताया फेयर वैल्यू, ठीक है, ठीक है। यही आइटम्स होते हैं आपके क्वेश्चन में फाइनेंस लीज में, यस नो, यस। अब ध्यान सुनना, ये जो पहले तो है ना ब्रैकेट बनाया जिसपे सामने मैंने नाखून चबाते हुए, तो ये जो तो है ना लीज रेंटल और आईआरआर मे बी मिसिंग एंड कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब ये दो इंफॉर्मेशन हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ना हो, बट अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे आपने गिफ्ट क्यों लिखा अपने नाम से, वो इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि मैंने, ये पूरी मेरी रिसर्च टीम की मेहनत है, बहुत बड़ी टीम है हमारी रिसर्च टीम, है ना। हाँ पूरा एक ही इंसान है जो आपके सामने खड़ा है, बहुत बड़ी टीम है ना। चलो अब जीआरबी या यूजीआरबी जो है ना, बोले इफ नॉट गिवन तो ऑलवेज अज्यूम 0। इनमें से कोई भी दिया, देखो मैंने दोनों को बोला है, दोनों की इंफॉर्मेशन, अगर एक की इंफॉर्मेशन दी तो इट मींस दूसरा भी हो सकता है, या रेसिडुअल वैल्यू भी गिवन हो सकती है। समझ में आया? पक्का। एक लास्ट इंफॉर्मेशन, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ये वो इंफॉर्मेशन है जो गिवन होनी चाहिए फाइनेंस लीज के क्वेश्चन में। डन, बस। सो दिस वाज द एंटायर अकाउंटिंग इन रिलेशन टू व्हाट, एएस 19। कल भी क्लास सेम टाइम पर है, सागर सर ने बता दिया, हाँ सेम टाइम पे रही है ना। अगले 2-3 दिन सागर सर बोल रहे हैं, शायद हम दोनों का भी डिस्कशन पेंडिंग है कि क्या ये डेमो हम कब तक चलाएंगे, तो डेमो हो सकता है 2 दिन से ज्यादा का भी हो। एस 19 तो फ्री में ही हो गया, अरे बेहतरीन, मजा आ गया। उसके बाद आप लोग रजिस्टर कर लेना, आपका एक टेलीग्राम चैनल रहेगा, ओके, अगले 2-1 दिन में। और अगर आप लोगों को जेन्युइनली मजा आया, डू अप्रिशिएट माई एंड सागर सर्स एफर्ट्स इन रिलेशन टू द क्रैश बैच रिविजन,
है ना। एंड सबसे बेहतरीन चीज, हाँ रेगुलर वालों को लाइव रहेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ध्यान से सुनो, ओए इसको एक बार घर पे जरूर देख के आना बस। मुझे पता 10 मिनट भी नहीं लगने तुम्हें इसको देखने में, बट एक बार प्लीज देख के आना। बहुत कंसाइज, बहुत प्यारे, बहुत सिंपल नोट्स हैं, आप आराम से कर सकते हो। ओके, और डू अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। बाय बाय, टेक केयर। ओके, इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या आज? नहीं, इसकी पीडीएफ मिलेगी कल, जब चैप्टर खत्म होगा। तब तक आप नोट्स बनाते रहें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय।